अच्छा जी, अब हम आते हैं मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के ऊपर। तो जनाब डिक्लाइन जो होता है ना मुगल एम्पायर का, वो बहुत अहम है, क्योंकि ये मतलब 5 मिनट में क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी दफ़ा। तो बहरहाल हम देखते हैं कि इंडिया इन द 18th सेंचुरी, यस द 18th सेंचुरी वाज वन ऑफ द मोस्ट chaotic periods in the entire history of India. The Mughal Empire, which dominated the Indian subcontinent for more than 200 years, began to decline owing to the internal and external factors. याद है मैंने अपनी कल वाली वीडियो की जो मैंने शॉर्ट बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने किसी टॉपिक को तैयार करना है तो आपने उसके इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसके चैलेंजेस, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, तमाम चीज़ों को देखना। तो यही आपने यहाँ इसके डिक्लाइन की रीज़न भी यही तमाम चीज़ें थी। But numerous local powers tried to assert their independence and foreign powers also attempted to make inroads into the Indian subcontinent. अब ये देखें, ये वो इलाके हैं, सॉरी ये वो रीजंस हैं जो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की रीज़न बनी सबसे बड़ी। सबसे पहले है बाबर। बाबर जो ना डिक्लेयर द फाउंडेशन, यस। हुमायूं ने कन्फ्लिक्ट किया शेरशाह सूरी के साथ, ठीक है। और अकबर आता है प्रिपेयर साउंड एडमिनिस्ट्रेशन जो कि 50 साल तक कायम की। उसके बाद आता है जहांगीर ने कंटिन्यू किया अकबर की पॉलिसी को। उसके बाद आता है शाहजहां। तो जनाब शाहजहां ने क्या किया, एम्बार्क द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी एंड मूव टुवर्ड्स दक्कन, वर्ल्ड इलाके में गया। उसके बाद आता है औरंगजेब जिसने सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया और दक्कन में वो रहा काफ़ी अर्सा, 27 ईयर्स रहा, जो है जिसमें वो मराठों के साथ और सिखों के साथ लड़ता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम जो है ना वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। जब कैपिटल के अंदर आप बैठे नहीं हो तब देन हाउ कैन यू कंट्रोल फ्रॉम द कैपिटल ना। ये देखिए पीछे हमने ये बात की है ना, बड़ी अहम बात की है कि जनाब के न्यूमरस लोकल पावर जो थी ना, लोकल पावर जो थी वो उठ के सामने आई थी। तो लोकल पावर कैसे आई थी ये मैं आपको बता रहा हूँ इस मैप के थ्रू। अब इस मैप को आप जरा गौर से समझें तो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के मैप पे आप ये देखें कि ये वाला जो इलाका है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट होता हूँ। ये वाला इलाका, ये अफगानी वापस ले गए थे, काबुल, गजना, कंधार, ये सारा अफगानी ले गए, ठीक है। ये 1700 से लेकर 1792 तक का मैप है, ठीक है। ये सारे अफगानी ले गए। ये वाला इलाका आता है सिखों का, लाहौर और मुल्तान सिख ले गए, ठीक है। और गुजरात और अहमदाबाद वाला इलाका राजपूत ले गए, गोवा मराठा ले गए, मैसूर टीपू सुल्तान ले गया। जो ये मराठा ये निज़ाम वाला इलाका था, इसमें मालवा, गोलकोंडा, हैदराबाद, ये सारा ये मराठा और निज़ाम ले गए यहाँ के। बिहार और बंगाल वाला ये भी अपने अपने निज़ाम ले गए। और पीछे क्या बच गया, दिल्ली और आगरा। दिल्ली और आगरा में क्या रहेगी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या काम करेगी वो, यहाँ लड़ेगी, यहाँ लड़ेगी, यहाँ लड़ेगी, कहाँ लड़ेगी भाई। ये वजह थी उसकी डिक्लाइन की सबसे बड़ी, ठीक है। सो औरंगजेब डेथ वाज फॉलोड बाय द वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग द थ्री सन्स। ये मतलब ये अहम नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ये है, सबसे पहले था डेस्पोटिक रूल जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम किया औरंगजेब ने, वो उसका एक बहुत बड़ी रीज़न थी। अच्छा, एक दूसरी सबसे बड़ी रीज़न थी वो थी डीजनरेशन ऑफ द आर्मी। एक मनसबदारी सिस्टम था। मनसबदारी सिस्टम क्या होता है भाई, कि जो फौजी होंगे ना वो सबसे पहले जो लॉयल होंगे ना वो अपने जनरल के होंगे, ठीक है। मनसबदारी सिस्टम क्या होता है कि एक मनसब ऊपर आयद है, और जो फौजी होंगे ना यार वो लॉयल होते हैं, वो बादशाह के लॉयल नहीं होते, वो होते हैं उस जनरल के लॉयल, ठीक है। तो जनरल अगर बादशाह के साथ उसकी सेट बैठती है तभी तो वो फौज जो है ना वो उसको जीतने में मदद देती है। जबकि एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि बादशाह का डायरेक्ट लिंक होना चाहिए था फौज के साथ, जो कि नहीं था, ठीक है। उसके पास एब्सेंस ऑफ डेफिनेट लॉ ऑफ सक्सेशन। लॉ ऑफ सक्सेशन जो है ना वो आपको पता है कि नहीं है कि भाई एक बादशाह अगर मर जाए तो दूसरा बादशाह उसकी जगह, यानी कि उसके बेटे को आना चाहिए या किसको आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी। अच्छा जी, डिजनरेशन थी नोबिलिटी की। इसलिए आप देखेंगे जब नादिर शाह ने ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नादिर शाह विजन मैनी नोबल्स बी ट्रेड कर दिया उन्होंने अपने मास्टर को, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी रीज़न थी कि आपने अपने नोबल्स को, अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के आपके जो मिनिस्टर्स हैं उस वक्त के, आपने उन्हें साथ ही नहीं मिलाया वो, ठीक है। तो आप कैसे हुकूमत कर सकते हो। अब रिलीजियस इकोनॉमिक बैंक्रप्सी भी थी जो औरंगजेब ने, बताया औरंगजेब की जो दक्कन की कंपेन थी उसने बिल्कुल ख़जाना खाली कर दिया। अच्छा, अनटॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी थी औरंगजेब की जिसने जो है ना वो काम को मज़ीद ख़राब किया। अच्छा, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम, जैसे मैंने आपको बता दिया कि कौन को, जैसे बंगाल में अली वर्दी खान आ गया था, ठीक है। आगे हम जाके देखेंगे इन तमाम चीज़ों को। ये तो थे इंटरनल फैक्टर्स। अब हम आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन, सबसे बड़ा जो एक्सटर्नल फैक्टर था वो नादिर शाह ने इन्वेट किया। ये बहुत अहम एमसीक्यू, 1739 के अंदर नादिर शाह ने इन्वेट किया था, याद रखना आपने। उसमें किसका रूल चल रहा था, मोहम्मद शाह का, ठीक है। नादिर शाह ने सबसे पहले इन्वेट किया, वो जो अफगानिस्तान से उठ के आ रहा था। और ये हम देखते हैं राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। अच्छा, ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वर डिपेंडेंट ऑन द किंग ऑफ एम्पायर। इफ ही लूज हिज करेक्टर इट वुड मेक अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द मनसबदारी सिस्टम, एंड इफ मनसबदार हेट if Mansadar has weakened, military lost its morale. If military administration had weakened, resultantly it lost the centralized authority. Okay, this is the truth that the main glory of the Mughal Empire in the perspective of history is its
टॉलरेंस एंड लिबरलिज्म, जिसकी वजह से वो फैला था। ये मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक दफ़ा आप इसको देख लें कि कंधार और अफगान वाला ये इलाका अफगानियों ने ले लिया था वापस, और पंजाब सिख ले गए थे, और ये राजपूत वाला ये राजपूत ले गए थे, ये आबाद और अहलाबाद वाला इलाका था ये नवाब ले गए थे, गोलकोंडा ये जो थी सरकार आ गई थी यहाँ पे, कोई बंगाल अलीवर्दी खान ले गया था, और ये यहाँ पे मैसूर जो सुल्तान ले गया था, क्या नाम उसका, मैसूर या टीपू सुल्तान ले गया था, और मराठा यहाँ गुजरात और अहमदनगर में आ गए थे। अच्छा, राइज ऑफ बंगाल होता है, अलीवर्दी खान वहाँ पे आता है, और राइज ऑफ मैसूर होता है जहाँ पे हैदर अली का जो है ना वो आता है। मतलब ये कहानी लंबी है, मैं कहानी पे नहीं जाऊँगा, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। आप इसको पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, तो आपको इजीली समझ आ सके। अच्छा, हैदर अली आता है, बहरहाल हैदर अली जो था वो मैसूर का बादशाह बनता है, और वो डिक्लेयर कर देता है, वो मुगल एम्पायर से आज़ादी हासिल करते हैं। देखिए, मैसूर ने इलाका सारा ले लिया। अब देखिए, मैसूर के साथ एक बहुत बड़ी कॉस्ट लाइन लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, ठीक है। और हैदर अली के बाद जो आता है ना सक्सेस, वो टीपू सुल्तान आता है। यस, ही वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन। Okay, in 1769 में he inflicted a heavy defeat on British forces. With his death in 1782, his son Tipu Sultan became Sultan and extended his father's policy further. अब टीपू सुल्तान आता है। अच्छा, फॉरेन इन्वेजन आती है फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ये मेरा पाकिस्तान का मैप बनाया, इंतहाई फजूल मैप बनाया मैंने। ये मेरा उस वक्त आगाज़ चल रहा था तैयारी का, तब ये मैंने मैप बनाया था, तो अब तो मैं बहुत अच्छा मैप बना लेता हूँ यार। बहरहाल ऐसा मैप नहीं बनाना आपने, तो ये मैंने आपको बताया था कि बहरहाल खैबर पास है, गोमल पास है, गोमल और बोलन पास है, जहाँ से बाहर वाले जो है ना वो इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है। सो इंडिया एक्सपीरियंस फॉरेन इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इन 19th सेंचुरी, जिसमें सबसे पहले होती है बैटल ऑफ करनाल, जो कि नादिर शाह के साथ लड़ी जाती है, ठीक है, जिसमें नादिर शाह जो है वो जीत जाता है। अब राइज एंड कंसोलिडेशन और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी है, ये बहुत अहम है यार, मैं इसको मिस कर रहा था। 1761 में ये डेट है, कौन सी है, बैटल ऑफ करनाल की। 1739 में नादिर शाह आता है, और 1761 के अंदर आता है कौन, अहमद शाह अब्दाली। इसमें मूवी बनी है, इसके नाम आपने देखी होगी, अहमद शाह अब्दाली की वाली मूवी। तो जनाब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, जिसमें बहुत 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 अहम है। पहली अब आपने मुझे बताना है कि फर्स्ट एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो है ना वो किस किस के दरमियान होती है। सेकंड चलो मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके दरमियान होती है। वो होती है बाबर के दरमियान और इब्राहिम लोधी के दरमियान। लेकिन आपने मुझे फर्स्ट का बताना है, कमेंट में बताएं। अब अच्छा जी, अब हम आते हैं बड़े ही अहम टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यार। अब ये चीज़ सबसे अहम चीज़ सीखोगे कि किसी चीज़ के ऊपर, किसी जगह के ऊपर अगर कोई रूल करना है ना, तो आपने जनाब ब्रिटिश हिस्ट्री को पढ़ना है कि ब्रिटिश की इतनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी कि उन्होंने बताया हमें कि भाई असल रूल करने की रीज़न, असल रूल करने की जो तरीके हैं ना वो क्या हो सकते हैं। अब आप देखेंगे ब्रिटिशर्स को जब वो इंडिया के अंदर काबिज होना उन्होंने स्टार्ट किया, तो उन्हें किन किन मसाइल का सामना था, उन एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से थे और इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से थे। आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि उनको इतने ज़्यादा मसाइल थे, इसके बावजूद भी जनाब उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया और बहुत अच्छे तरीके से इन तमाम को टैकल किया। देखें, इंटरनल जो थे ना वो ब्रिटिश के प्रॉब्लम्स कौन थे। इंटरनल उसे लड़ना पड़ रहा था कहाँ से, मुगलों से, मराठों से, हैदराबाद से, मैसूर से, सिख से, बंगाल से, अवध से, ठीक है। बाहर किसे लड़ना पड़ रहा था, एक्सटर्नल, उन्हें अफगानियों से, नेपालियों से, म्यांमार से। अच्छा, उसके अलावा उन्हें अपने ही यूरोपियन पावर के साथ लड़ना पड़ रहा था। कौन कौन से, फ्रेंच से, डच से, पुर्तगाल से। इसके बावजूद भी जनाब ब्रिटिश ने बहुत मतलब काबिल तारीफ है यार, अगर किसी जगह पे इन्वेड कर रहे हैं ना तो मतलब एक मिसाल कायम की, वाकई मतलब अच्छी थी बुरी थी वो अलग बात है। अच्छा देखो, अब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने कैसे इन तमाम चीज़ों को टैकल किया। उन्होंने पुर्तगालियों के साथ जनाब मैट्रीमोनियल अलायंस बना दिया। 1759 में डचेस एंड पुर्तगालीज वर डिफीटेड कर दी गए ब्रिटिशर्स, ठीक है। ब्रिटिशर्स फॉर देयर कर्नाटिक वार्स लड़ी जाती है। उन्होंने फ्रांस के साथ कर्नाटिक वार्स लड़ी थी, जिसमें उन्होंने फ्रांस को हरा के यहाँ से निकाल दिया था, ठीक है। सो इट कैन बी सेड दैट इट वाज अ रोल ऑफ चांस एंड कोइंसिडेंस इन द इनिशियल ब्रिटिश एक्सपेंशन, बट लेटर इट वाज गाइडेड बाय द पॉलिटिकल एम्बिशन। अच्छा जी, उसके बाद आता है एक्विजिशन ऑफ बंगाल। ये बताते हैं बंगाल को किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इन्वेड किया। मैं आपको सिर्फ भैया बैटल ऑफ प्लासी तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि बैटल ऑफ प्लासी जो थी ना वो लड़गी 23 जून 1757 को, और किसके खिलाफ लड़गी, ये सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़गी, ठीक है। जिसमें गद्दार कौन था, वो सन ऑफ मीर जाफर भी था और मीर कासिम इसका बेटा था, मीर कासिम और मीर जाफर था, ठीक है। अच्छा जनाब, बैटल ऑफ बक्सर लड़गी शुजाउद्दौला उसके खिलाफ लड़ेगी, ठीक है। इसमें शुजाउद्दौला भी अहम था और जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर था वो शाह आलम II। अच्छा जनाब, बैटल ऑफ बक्सर जो है ना वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज गिनी जाती है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की। देखो आपने यहाँ पे बात समझनी है कि जनाब जो ब्रिटिशर्स ने जब कैप्चर कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो कहाँ पे थी, वो बंगाल में कैप्चर कर लिया। सब जब आप कोस्ट लाइन को कैप्चर कर लेंगे ना, तो आप एक बात याद रखिएगा कि कोस्ट लाइन कैप्चर करना बहुत आसान तो नहीं है, सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आपने बाहर से
मदद मंगानी है ना तो वो कोस्ट लाइन में आ सकती है, लेकिन अगर आपकी हुकूमत यहाँ पर है, कोस्ट लाइन आपके पास नहीं है, तो बाहर से आपको हेल्प भी नहीं आ सकती है। ठीक है, ये भी आपने बात याद रखनी है। तो बहरहाल उसके बाद होती है एंग्लो मैसूर रिलेशंस जो थे ना, वो मतलब वो अब मैसूर को हराना स्टार्ट करते हैं। ये मैसूर वाला इलाका, अब आप ये बात समझिए कि 3 वॉर्स होती हैं बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मैसूर, यानी कि टीपू सुल्तान के दरमियान। और तीसरी वॉर के अंदर जो है ना, अच्छा वो क्या करते हैं कि वो हर वॉर के अंदर ना मैसूर के मैसूर की जो कोस्ट लाइन होती है ना, वो उसको ख़त्म करते हैं। ये देखिए, ये मैसूर की इतनी मालाबार की सारी कोस्ट लाइन मैसूर को लग रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसे छीनते उसे लैंड लॉक बनाते हैं ब्रिटिशर, और लैंड लॉक बना के उसे हराते हैं। ठीक है, टीपू सुल्तान को। उसके बाद आती है एंग्लो मराठा रिलेशन, मतलब ये इतना अहम नहीं है, ये कहानी का पार्ट है। यानी कि मुगलों के बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जिनका रूल था ना, वो था मराठों का। लेकिन उनके हारने की अंग्रेज़ों से सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनका जो अपना डोमिनियन सिस्टम था ना, वो अच्छा नहीं था। मतलब एक दूसरे पे वो डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते थे। अच्छा, उसके बाद आती है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इंतहाई अहम है। एमसीक्यूज आता है जनाब कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दी, वो दी डलहौसी ने। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लें। यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को आप समझिएगा कि अगर किसी बादशाह के हाँ कोई औलाद नहीं होती है, तो वो जो मतलब उसका कोई सक्सेसर नहीं होता, कोई उसका बेटा नहीं होता, तो वो जो स्टेट होगी ना, वो जो इलाका होगा, वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के पास आ जाएगा। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, इसके थ्रू उन्होंने बहुत सी जो छोटी छोटी रियासतें थी वो अपने कब्जे में कर ले। ठीक है, सो डलहौजी यूज्ड द पॉलिसी टू एक्सटेंड द कंपनीज कंट्रोल ओवर द इंडियन टेरिटरीज। ये देखिए, ये प्रिंसली स्टेट है। अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई थी, तो उस वक्त कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी? आई गेस उसमें 560 या 571 थी, आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये प्रिंसली स्टेट छोटी छोटी इलाकों में जो थी ना, वो प्रिंसली स्टेट डिवाइड थी। तो उस वक्त भी जैसे राजपूत ने अपनी प्रिंसली स्टेट बना ली थी, निज़ाम ने अपनी, मैसूर ने अपनी बंगाल में अलग से बनी हुई थी। तो ये वो प्रिंसली स्टेट थी जो कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले ली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू। ठीक है, अब हम आती है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर आते हैं, जो कि सर सैयद अहमद खान की यहाँ पे बायोग्राफी भी स्टार्ट हो रही है। और आगे क्या जनाब इंट्रैक्शन होता है हिंदुज़म का मुस्लिम के साथ, ये इतना अहम नहीं है, मतलब ये आपको अच्छे से पता ही है। मैं यार वीडियो थोड़ा दिखाया तो आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको अच्छे से पढ़ें, बहुत अहम है। एक दफ़ा रीड कर लेंगे ना, रीड करना ज़रूरी है। ठीक है, रीड करना ज़रूरी है, आपने इग्नोर नहीं करना इसको। यहाँ से मुजद्दद अली सानी आ रहे हैं, अच्छा जी, शाह वलीउल्लाह आ रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर, यहाँ पे आते हैं हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर। ये है मैं, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली क्या होती थी? 1857 इज हाईली सिग्निफिकेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता। इन द फर्स्ट प्लेस द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एक्टिवली एंड डायरेक्टली पार्टिसिपेटेड इन दिस वॉर। और सर सैयद अहमद खान ने जो अपनी किताब लिखी है ना, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि क्या कॉजेज थी इंडिया के अंदर जो रिवोल्ट हुई ना। सबसे पहले उन्होंने बताई जनाब, एक मिलिट्री रिवोल्ट थी। मिलिट्री रिवोल्ट किस तरह से की थी कि जनाब की जो कुछ लोग जो शामिल थे, कुछ लोग यानी कि जो सिपाही शामिल थे ब्रिटिश फोर्स के अंदर, उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता था। ठीक है, ये बहुत बड़ी रीज़न थी। यानी कि उन्होंने बताया कि अगर वो बहुत बहादुरी से भी लड़े ना, तब भी उनको 7 रुपये दिए जाते थे। ठीक है, और जो दूसरा उनका अपना ब्रिटिश जो सोल्जर था, उसको दिए थे 27 रुपीज़। ठीक है, तो ये बहुत रीज़न थी। रिलीजियस कॉज ये थी कि जनाब उनको जो मिशनरीज आ रहे थे, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करे थे, इस्लाम से लेके ले लें, आप हिंदुज़म ले लें, आप बुद्धिज़्म ले लें, मतलब कोई भी जो बंदा है ना यार, वो अपने रिलीजन नहीं बदलना चाहता, या उसको आप अच्छे तरीके से समझें, वो उसके लिए आसान नहीं है। और लेकिन आप कल्चर को चेंज करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से वो एक रिलीजियस कॉज भी थी एक। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल कॉज में सबसे जो अहम बात ये थी ना, वो था कि एम्परर बहादुर शाह जफर जो था ना, उसको रेड फोर्ट के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल सिंबल था मुसलमानों के लिए या इंडियंस के लिए, उसको उन्होंने लाल किले में जो है वो रेड फोर्ट के अंदर उन्होंने उसे वहाँ पे रख दिया था और उसको ह्यूमिलेट किया गया था। डेफिनेटली वो सिंबल तो था कि जनाब हमारे एक इतना बड़ा एक रूल गुजरा है, उसका हमारा जो आखिरी बात है उसको आपने कैद कर दिया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने दी, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की तरफ आते हैं। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन में ये था कि ऑल द की पोस्ट वर रिजर्व की थी, इंग्लिश ने अपने हाथ में लड़ ली। और वो जो वेल्थ है ना यार, वो वेल्थ को प्लंडर कर रहे थे, अच्छा खासा प्लंडर कर रहे थे, जिसकी वजह से ना उनके अंदर जो इंडियंस थे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जितने भी वो कम्युनिटी के इंडियंस जो थे ना, वो उनके अंदर जो थी ना, देखें आप रिलीजन बदल रहे हैं, एक्सेप्टेबल है, आप मिलिट्री में आमेज रील कर रहे हैं, एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब आप इकोनॉमी जब देखें ना, जब आपको खाना नहीं ना मिलेगा, जब आपको रोटी नहीं मिलेगी, तब तो फिर इनकलाब आएगा ना। तो एक बड़ी प्यारी बात मैं अक्सर करता होता हूँ कि टांग पे टांग रख के, अगर आपका पेट बड़ा हुआ ना, तो टांग पे टांग रख के
शेक्सपियर पढ़ना एक खुले कमरे में बैठ के, खुली फ़िज़ा में बैठ के बड़ा आसान है, लेकिन जब आपको ये फ़िक्र होना कि मैंने रात की रोटी क्या खानी है, तो सर ना ही आपसे शेक्सपियर पढ़ा जाएगा, ना ही आपसे टांग पे टांग रखी बैठा जाएगा, और ना ही आप खुली फ़िज़ा में रहेंगे। ठीक है, तो इनकलाब तभी आते हैं जब इंसान भूखा होता है। पाकिस्तान में इनकलाब ना आने की वजह सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पर इस तरह की ग्रुप्स हैं, इस तरह के वो हेल्पिंग ग्रुप्स हैं जो कि इनकलाब लाने नहीं देते यार। मतलब चाह के भी नहीं आ सकता। यानी कि लोग यहाँ पे खैरात बहुत करते हैं ना, वो एक अच्छी बात भी है कि लोग खैरात करते हैं, जब भी कोई भूखा होता है उसे खाना खिलाते हैं। देखिए हमारा कल्चर इस तरह का है कि हम जो है वो पैसे नहीं देंगे किसी को, लेकिन अगर कोई भूखा होगा ना हम उसे खाना खिला देंगे। तो जब तक हम खाना खिलाते रहेंगे तब तक इनकलाब तो नहीं आने वाला। बहरहाल अच्छी चीज़ भी है, छोड़ना भी नहीं चाहिए, इस्लाम भी कहता है, और एक इंसानियत की बात भी है इसमें। बहरहाल रिजल्ट ये निकला कि इट इंस्पायर्ड द नेशनल मूवमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश विच स्टार्टेड हाफ अ सेंचुरी लेटर आफ्टर देयर फेलियर इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया एंटर्ड इन अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री। अच्छा जी, अब मैं कहानी का आगाज़ करूँगा पार्टीशन ऑफ बंगाल से, और अब हम कहानी को लेकर चलेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि 1905 से लेकर 1947 तक। आज मैंने पाकिस्तान को आज़ाद करवा के उठ रहा है। अच्छा, अब हम कहानी का आगाज़ करते हैं। देखिए आप इस बात को समझिएगा कि बंगाल इतना बड़ा था, ठीक है, ये बंगाल के साथ लग रहा है असम। अब बंगाल को 1905 के अंदर वेस्टर्न बंगाल में और ईस्टर्न बंगाल में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे जो बड़ी रीज़न थी ना पार्टीशन ऑफ बंगाल की, वो था एडमिनिस्ट्रेटिव इशू कि इतना बड़ा बंगाल है भाई, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 7 से 8 करोड़ पॉपुलेशन, हम इसको अकेले को नहीं हैंडल कर पा रहे। अगर एक जगह पे डेवलपमेंट हो रही है तो दूसरी जगह पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, अगर यहाँ पे वेस्टर्न में डेवलपमेंट हो रही है तो फिर असम में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। तो ये एक रीज़न थी, वो चाहते थे कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए और ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो अच्छी हो सके। तो येस दैट वाज द रीज़न। और सबसे पहले हमने देखा कि पॉपुलेशन उसकी रीज़न थी, पे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू उसका रीज़न था, और जनाब ये उसकी कुछ पार्टीशन के बेनिफिट हमें नज़र आते हैं। तो लॉर्ड कर्जन अश्योर्ड दैट द गवर्नमेंट वुड इस्टेब्लिश क्या जनाब वुड इस्टेब्लिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसने बोला बनाएगी। तो आपने ये याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में जो सबसे अहम है ना वो कौन था, वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को प्रपोज किया, ना सिर्फ प्रपोज किया बल्कि अमली जामा भी पहनाया। तो बहरहाल 20 जुलाई को 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ना वो हो जाती है। मैं आपको ज़्यादा इसलिए इस मतलब ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। हिंदू की अपोजिशन बहुत ज़्यादा थी, डेफिनेटली होनी थी, क्योंकि भाई एक हिस्सा जो कि जिसमें हिंदू की मेजोरिटी थी वो तो माइनॉरिटी में चले गए ना। हिंदू तो डिवाइड होगी, जिनकी लैंड्स वेस्ट बंगाल में है, फॉर एग्जाम्पल जिनकी लैंड दरमियान में है तो आधी उनकी लैंड तो यहाँ चलेगी ना, आधी उनकी लैंड यहाँ चलेगी, तो दोनों का अच्छा खासा नुकसान तो हो गया। और लैंड ज़्यादातर किसकी थी, लैंड तो ज़्यादा हिंदूज़ की थी, क्योंकि दे वर रिच। तो हिंदी जो हिंदू न्यूज़पेपर था उसने उसको अच्छा खासा अपोज किया, और उसने बहरहाल आगे भी काफ़ी बोला। ओके, द अदर ग्रुप अपोज द प्लान वाज पावरफुल क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स हु हैड देयर एग्रीकल्चर लैंड इन द ईस्टर्न बंगाल। सो एक महिंद्रा चंद्रा था, उसमें उसने बोला कि जनाब के इन द न्यू प्रोविंस द मुस्लिम्स विल बी इन मेजोरिटी एंड द बंगाली हिंदूज विल बी इन माइनॉरिटी, वी विल बी स्ट्रेंजर्स एट आवर ओन लैंड। ये उसके अल्फाज आपने याद रखना है, ठीक है। और सुरेंद्र नाथ जो था उसने बात की थी कि वी फेल्ट दैट वी हैड बीन इंसल्टेड एंड ह्यूमिलेटेड। ओके, हर किसी ने जो है ना वो इसकी ऑपोजिशन की थी। अब हम आते हैं स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर। स्वदेशी मूवमेंट जो था कि उसके खिलाफ में जो था ना वो राइज किया गया, जो अगस्त 7, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिजल्ट में आया था। सो कि इट कॉल्ड अपॉन ऑल to start those things which were locally made. This movement gained popularity and momentum. Foreign clothes, स्वदेशी मूवमेंट में ये था कि जनाब जितने भी आपके पास फ़ॉरेन कपड़े हैं, फ़ॉरेन पेपर है, फ़ॉरेन एवरीथिंग जो भी आप इस्तेमाल करो चीज़ें, वो अगर वो फ़ॉरेन है ना, वो बाहर की हैं, वो स्पेशली अगर वो अंग्रेज़ों की बनी हुई हैं तो आप उन्हें जला दें, उनका बाइकआउट कर दें, कंप्लीट बाइकआउट कर दें, ताकि जो अंग्रेज़ों की इकोनॉमी है उनको नुकसान पहुँचे, राइट। सो ये था, उन सबको रिफ्यूज़ कर दी जाए, ये होता है। जबकि मुसलमानों का जो डायरेक्शन था वो दैट वाज वेरी क्या उसे कहना चाहिए कि काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल डेफिनेटली। तो नवाब अली चौधरी ने बहुत बात की थी कि जनाब के द पार्टीशन हैज़ इन्फ्यूज्ड अ न्यू लाइफ इन द बंगाली मुस्लिम्स एंड नाउ दे फील दैट देयर राइट्स आर एक्सेप्टेड एंड द इम्पोर्टेंस हैज़ इंक्रीज्ड एज कम्पेयर टू अर्ली टाइम्स, राइट। सो बेनिफिट्स क्या हुए मुस्लिम बंगाल को, उनको ये हुआ कि वहाँ पे ना डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। पहले वहाँ पे कॉलेज कम थे, अब वहाँ पे भी कॉलेज बनना स्टार्ट होगी। ईस्ट बंगाल वाला लगा हुआ मुसलमानों का था, तो उसमें वो जो है वो अब वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट होने से काफ़ी कॉलेजेस भी बने और साइंस वहाँ पे फ़रोग पाई, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर भी वहाँ पे फ़रोग पाया, फिर उसके बाद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका बेहतर हुआ।
तो तमाम डेवलपमेंट जो थी ना वहाँ पे फिर बनी, प्राइमरी स्कूल्स भी बने। तो जनाब इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये निकलते हैं कि वहाँ पे बिजनेस जो है ना वो फ्लरिश हुआ। और जो चिटागोंग पोर्ट थी हैड नेवर रिसीव द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, बट आफ्टर द पार्टीशन द पोर्ट वाज मॉडर्नाइज्ड, राइट, जिससे जो मुस्लिम मेजोरिटी वाला इलाके हैं उनको अच्छा खासा फ़ायदा पहुंचा। अब हम आते हैं एनरोलमेंट ऑफ बंगाल। लेकिन ये बात डेफिनेटली अंग्रेज़ों को हिंदुओं को बिल्कुल नहीं बहा रही थी। उसकी वजह ये थी कि वो समझ रहे थे, कुछ जो हिंदू लीडर्स हैं ना वो इसे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी समझ रहे थे। जैसे उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो नेहरू का और गांधी का आता है, ठीक है। वो से ये कह रहे थे कि ये इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, लेकिन डेफिनेटली मुसलमानों को अच्छा खासा उससे फ़ायदा पहुंचता था, डेफिनेटली इसलिए वो मुसलमानों से सपोर्ट कर रहे थे। अगर मुसलमानों की जगह हिंदू होते और हिंदुओं को फ़ायदा पहुंचता तो ये स्वदेशी मूवमेंट जो है ये मुसलमानों ने खुद रन कर रहे होना था, राइट। सो एनरोलमेंट ऑफ बंगाल हो जाती है 12 दिसंबर 1911 में। एनरोलमेंट ऑफ पार्टीशन जो है वो वापस चली जाती है और ईस्ट और वेस्ट बंगाल एक बंगाल बन जाता है, राइट। सो हिंदू जो लीडर्स थे वो काफ़ी उस पर खुश हुए और डेफिनेटली मुसलमान खुश नहीं हुआ। उसके बाद हम आते हैं शिमला डेपुटेशन के ऊपर। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है और बहुत अहम क्वेश्चन है पाकिस्तान फेयर का कि शिमला डेपुटेशन क्या थी। शिमला डेपुटेशन के बगैर आपका पाक फेयर बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कहा जाता है कि शिमला डेपुटेशन ये इसने ईंट रखी थी सबसे पहले पाकिस्तान को आज़ाद करवाने की, राइट। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जॉन मोल्डर जो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का, ठीक है, 1906 में। स्पीकिंग ऑन इंडियन बजट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर बजट पेश कर रहा था जिसमें उसने कहा था कि हम इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करेंगे। जब मुसलमानों को पता लगा जनाब कि वहाँ पे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स होने वाले हैं, तो उन्होंने फ़ौरन मोहसिन मुल्क की अटेंशन इस तरफ डाइवर्ट की। और मोहसिन मुल्क साहब ने जो उसका प्रिंसिपल था अलीगढ़ का, क्या नाम था उसका, आर्ट्स बोर्ड, उसको लेटर लिखा और उसे बोला कि जनाब इफ द न्यू रूल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इलेक्शंस द मोहम्मडन्स विल हार्डली गेट अ सीट, बिकॉज हमारी एक तो ना कोई पार्टी है, ना ही हमारी कोई पार्टिसिपेशन है, ना ही लोग हमें इतना जानते हैं। और सबसे अहम बात कि हमारे पास सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है। अगर हमारे पास सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं है तब हम कैसे जीतेंगे? और अगर हम नहीं जीतेंगे, यहाँ पे कोई पार्लियामेंट कायम हो जाती है जिसमें हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, तो हम माइनॉरिटी जो है वो और माइनॉरिटी हो जाएंगे, राइट। सो उन्होंने कहा हम अपनी मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। और फिर ये जो लोग थे ना, ये मतलब ऐसे नहीं मिले थे यार, ये मतलब अच्छा खासा समझदार लोग थे ये लोग, ये क्योंकि उस वक्त एलीट में आते थे, दे वर हाईली एजुकेटेड पीपल। तो वो अपनी डिमांड्स लेके जो थे नवाब साहब जो थे वो सर आगा खान की क़यादत में ये डेपुटेशन गया था। 35 का डेपुटेशन आगा खान की क़यादत में शिमला गया था। शिमला इंडिया के अंदर बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये ज़रा इसकी तस्वीर देखें तो जनाब ये वो इलाका है जहाँ पर अंग्रेज़ों के हेड रहा करते थे, क्योंकि ये ठंडा इलाका है, अंग्रेज़ खुद भी एक ठंडी जगह से आए थे तो वो ठंडी जगह को पसंद करते थे। तो यहीं पे शिमला डेपुटेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली शिमला डेपुटेशन क्या है कि एक डेपुटेशन उठता है मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव और उठ के जाके शिमला के अंदर वहाँ के वाइसरॉय से जाके मिलता है, जहाँ वहाँ के वाइसरॉय से जाके मिलता है, राइट। सो उनकी डिमांड्स क्या थी? ये मुसलमानों की डिमांड थी शिमला डेपुटेशन के अंदर। ये डिमांड्स बहुत अहम है। सबसे पहले डिमांड ये थी उनके कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे। दूसरा ये था कि हमारी रिप्रेजेंटेशन की जाए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, राइट। और तीसरी ये थी कि मुस्लिम्स अपॉइंटेड एज द जजेस इन हाई कोर्ट। अगर हाई कोर्ट के अंदर मुसलमानों के जज होते हैं तो हमें अपने यानी कि जो हमारा इस्लामिक लॉ है उसके मुताबिक फैसला मिलेगा ना। हमें भाई ना ही अंग्रेज़ों का फैसला चाहिए, ना ही हमें हिंदू का चाहिए। वी वांट आवर ओन जस्टिस सिस्टम, राइट। तो सीट्स रिजर्व की जाएँ ऑन द सेनेट में, मुसलमानों की सीट भी रिजर्व की जाए, सेनेट के अंदर भी उनको जगह दी जाए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी, राइट। और फाइनेंशियल हेल्प की जाए मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ की। और आखिरी सबसे बड़ा ये था कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर भी रिप्रेजेंटेटिव। तो मुसलमानों ने, आप देखें इसको थोड़ा सा डिवाइड करें आप, तो 3 जगह पर रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों ने मांगी है। सबसे पहले उन्होंने मांगी है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, तीसरा उन्होंने मांगी सेनेट के अंदर, चौथा उन्होंने डिमांड की कि भाई हमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हेल्प करो, और पांचवा उन्होंने कहा है कि जनाब हमें एक हाई कोर्ट के जज अपॉइंट करके दिए जाए। छठा उन्होंने बोला कि हमें इलेक्टोरेट सेपरेट सिस्टम दिया जाए, राइट। और डेफिनेटली रिएक्शन काफ़ी मतलब बुरा था हिंदुओं का। उन्होंने कहा जनाब कि ये सारे पूरी इंडिया को जो है ना वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसके कॉन्सिक्वेंसेज में यह होता है कि जनाब उस वक्त का जो वाइसरॉय था उसने मुसलमानों को बोला कि आप आए हैं विदाउट एनी पार्टी, सो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर ओन पार्टी, देन कम टू मी एंड देन आई विल साइन इट। और फिर इसी तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आता है, राइट। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में डॉक्टर के अजीज़ लिखते हैं कि 4 फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे क्रिएशन ऑफ AIML के। सबसे पहला फैक्टर क्या था? मुस्लिम्स वर अ सेपरेट एंटिटी, यस। सेकंड वन क्या था? द Hindu Charter of Indian National Congress, which did not allow the Muslims to associate themselves. उनका चार्टर ऐसा था कि मुसलमान अपने आप को उससे एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे, उससे नहीं जोड़ पा रहे थे। और तीसरी बात ये थी कि एजिटेशन जो हुई थी ना अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसने मुसलमानों के दरमियान एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया था कि अगर
ये हमारी इतनी छोटी सी पार्टीशन को बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो फ्यूचर में हमारे साथ क्या करेंगे? और चौथी ये थी कि मुस्लिम डिज़ायर टू हैव देयर ओन इलेक्टोरेट फॉर ऑल इंस्टीट्यूशंस, राइट? सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनती है? दिसंबर 1906 में। उसके बाद आते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, 1919 के जिसे हम बोलते हैं ना रिफॉर्म्स, वो आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। तो इसका बैकग्राउंड आप छोटा सा अगर आप देख लें, यहाँ पे इस बैकग्राउंड में यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। बैकग्राउंड ये था कि 1906 के ईयर में दो काम हुए थे। सबसे पहले तो मुस्लिम लीग बनी थी और मुस्लिम लीग ने दो डिमांड कर दी थी, एक सेपरेट इलेक्टोरेट की सबसे बढ़ के, और दूसरे ने कहा था एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय के अंदर हमें भी जगह दीजिए, राइट? दूसरा ये काम हुआ था 1906 के अंदर कि लिबरल पार्टी जो थी ना ब्रिटिश के अंदर, वो पावर में आई थी, राइट? वहाँ पे बरतानिया में इलेक्शन हुए थे, जिसमें लिबरल पार्टी जो थी ना वो जीत गई थी। मतलब पार्टी का नाम लिबरल नहीं था, लेकिन जो पार्टी थी वो इटसेल्फ वो लिबरल थी, राइट? अच्छा, तो वो इसलिए जो इंडियंस थे ना वो एक्सपेक्टेड दैट ब्रिटिश विल गिव मोर पॉलिटिकल फ्रीडम, इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें ज़्यादा जो है ना वो राइट्स मिलेंगे, राइट? सो एडमिनिस्ट्रेशन 1909 में ये होता है कि 1909 के जो हुआ ये कि पिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आता है 1909 के अंदर, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये बात लिखी थी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में अलाउ किया, दो मतलब डिमांड थी दो इंडियंस की, उन्होंने एक इंडियन को अलाउ किया कि अलाउ किया भाई एक इंडियन को कि ज्वाइन कर ले वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, राइट? अब मैं यहाँ से इसको ज़रा ऐसे करते हैं, ओके। सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर क्या एक्ट ने किया 1892 के अंदर? बैकग्राउंड ये था कि 1892 के अंदर जो हुआ था उसमें सिर्फ 10 से, मतलब ये देखो ना यार, आइन आ रहे हैं, डिफरेंट एक्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहले 1892 से भी 1870s में शायद कोई एक्ट आया था, और अच्छा उसके बाद 1892 में है, उसके बाद 1909 में आया। तो 1892 के एक्ट के तहत ये बात लिखी गई थी कि जनाब सिर्फ 10 से 16 सीट्स दी गई थी, इसमें ऑफिशियल भी और नॉन ऑफिशियल सीट्स, तमाम सीट्स शामिल थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अंदर, राइट? जो हिंदुओं और मुसलमानों को मिला करती है, राइट? तो अब उसमें मजीद मेंबर्स को ऐड किया गया कि जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है ना वो उसकी तादाद बढ़ाइए, तो उसकी तादाद को बढ़ा के 16 से 60 कर दी गई, राइट? अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के जो मेन फीचर है ना वो 1 2 3 4 5 5 है, बहुत अहम है, सुन लें। सबसे पहले था कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। डिस्कशन, बजट डिस्कशन भी अलाउ कर दी कि जनाब कि आप डिस्कशन कर सकते हैं बजट के ऊपर। उससे पहले ये था कि किसी इंडियन को अलाउ ही नहीं था कि जो बजट पेश कर दिया गया बरतानिया की तरफ से, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू डोंट हैव एनी चॉइस कि आप उस पर कोई क्वेश्चन मार्क उठाओ। तीसरा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वर अलाउड। जिस तरह आज की हमारी पार्लियामेंट है ना, आज हम कितने क्वेश्चन उठा लेते हैं जो भी लॉ बनते हैं वहाँ से, मतलब जो भी लॉ हमारे सिविल इंस्टीट्यूशन भी, नॉन सिविल इंस्टीट्यूशन भी, जितने भी लॉज बना रहे हैं, हम कभी क्वेश्चन मार्क उठाया? मतलब हमें खुद को नहीं पता यार हमने क्या करना है। तीसरी बात है कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउ कर दिए गए कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी जो है ना वो आप पूछ सकते हो, जो आपका हक है, ओके। चौथी बात दी गई कि नंबर्स ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन प्रोविंसेस में इंक्रीज कर दी गई, यानी कि जब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है ना वो होती है सेंटर के अंदर, और प्रोविंसेस की अपनी असम्बली थी, उसके अंदर भी जो था ना मेंबर्स की तादाद को बढ़ा दिया गया। और पांचवा ये काम किया गया, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना उनको भी इन्हेंस किया गया, राइट? तो ये उनकी मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की ये कुछ बातें थी बड़ी अहम। तो ये हमने आगे देखी। अरे अच्छा, ये तो हमने कहानी सुन ली ना, अब इसकी रियलिटी भी ज़रा देख लो। रियलिटी ये थी कि 8 साल में टोटल 168 रेजोल्यूशन पास की गई, जिसमें सिर्फ 24 जो थी ना वो एक्सेप्ट की। अब देखिए 30 नॉन ऑफिशियल अमेंडमेंट्स पास की गई, प्रेजेंट की गई, इसमें सिर्फ जो थी ना वो 7 अप्रूव हुई। यानी कि उन्होंने कागजों पर तो बहुत कुछ दे दिया था हमें, जिस तरह हमारा आज का आइन है 19, जिस तरह आज का पाकिस्तान का है ना, कागजों पर तो हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की जस्टिस सिस्टम देखने को मिलता है, हमारे ह्यूमन राइट्स सिक्योर हैं, और हर चीज़ की हमारे पास लिबर्टी भी है, हमारे पास जिस तरह हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करेंगे ना तो जनाब आपको अगले दिन आके उठा लिया जाएगा, राइट? सो ये वही चीज़ है। सो प्रोफेसर कोपलैंड राइटली रिमार्क दैट द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स वाज ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रादर देन अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, राइट? अच्छा जी, उसके बाद आता है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के बाद जो सबसे अहम चीज़ आती है वो है लखनऊ पैक्ट। अच्छा, लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, छोटी सी मेरे आपने बात याद रखेंगे, ये जो मैंने 4 चार्ट्स बनाए ना इनके थ्रू ना चीज़ों को समझना बड़ा आसान हो जाता है, तो आप इसको समझिएगा। लखनऊ पैक्ट 1916 में आया था पहली बार। अच्छा, कांग्रेस का सेशन हुआ था कहाँ पे? लखनऊ में। इसमें 2 चीज़ें शामिल थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी और इंडियन मुस्लिम लीग भी, राइट? इसके प्रेसिडेंट थे एम्पिक, जो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे वो थे एम्पिका, और इनके थे मोहम्मद अली जिनान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इन दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ बेसिकली एक जगह है जहाँ पे एक पैक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट, राइट? सो हुआ ये था, इसका बैकग्राउंड क्या था। 1905 में क्या होता है, 1905 आपको अच्छे से पता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, वेस्ट और ईस्ट बंगाल बनता है, जिसमें हिंदू मेजोरिटी होती है, जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी होती है। इसके इलेक्शन में स्वदेशी मूवमेंट और बाइकआउट मूवमेंट चलती है, राइट? उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद ये होता है कि 1900 ये जो उसके बाद ये होता है कि जो मुस्लिम लीग है वो सपोर्ट हासिल करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, इसके फीडबैक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1909, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का हक मिल जाता है, राइट। और इसके दरमियान में वर्ल्ड वार 1 1914 भी स्टार्ट हो जाती है, राइट। अच्छा जी, फिर मिंटो वर्ल्ड फॉर्म में क्या मिला आपको पता है कि 2 डिमांड की थी मुस्लिम लीग ने, हमें सेपरेट 2 अहम डिमांड्स की थी मुस्लिम लीग ने भाई, ये थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए और 2 इंडियंस को, यानी कि उसमें से एक हिंदू हो और एक मुस्लिम हो, दोनों को वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह दीजिए, राइट। तो हुआ ये कि ब्रिटिश वर एक्सेप्टेड ओनली फर्स्ट डिमांड, पहली डिमांड को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया सेपरेट इलेक्टोरेट, और दूसरी को उन्होंने कहा जी हम सिर्फ एक सीट देंगे, राइट। अनूलमेंट ऑफ बंगाल क्या होती है? अनूलमेंट ऑफ बंगाल होती है किंग जॉर्ज 5 के दौर में अनूलमेंट ऑफ बंगाल होती है, ये भी आपने याद रखना पड़ा है हमें। अच्छा, ये जो मैं आपको बैकग्राउंड इतना बता रहा हूँ इसका मतलब हर किसी ये नहीं है कि आपने सारा पेपर में लिख के आना, ये आपको समझाने के लिए। वैसे भी लखनऊ पैक्ट पे ऐसे मतलब कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन आपको डेफिनेटली अगर हिस्ट्री जाननी है तो उसमें से कोई भी आपको पार्ट मिस नहीं करना, राइट। सो होता ही है कि 28 जुलाई 1914 में वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होती है। वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होती है तो आपको अच्छे से पता है कि 2 पावर्स होती हैं वर्ल्ड वार 1 में, एक अलाइड पावर्स होती हैं, एक सेंट्रल पावर्स होती हैं, और ऑटोमन एम्पायर जो लड़ रहा होता है ना वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा होता है, ठीक है। अब आगे देखें, आगे ये होता है जनाब के जो जिन्ना है ना वो एक आइडिया प्रपोज करते हैं, जनाब प्ले द वाइटर रोल, इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग को आपस में जोड़ने का। जनाब वो कहते हैं कि जनाब के बड़ा अच्छा मौका है अगर हम आपस में जुड़ दें कि हम ब्रिटिशर से डिमांड करें कि भाई हमें मजीद राइट्स दिए जाएँ, क्योंकि इस वक्त उनको हमारी ज़रूरत है, तो बहुत अच्छा मौका है। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी हाथ बढ़ाती है। तो बहरहाल होता ही है कि जिन्ना, जो आपको पता है कि जिन्ना ने जनाब आपको अच्छे से पता है कि जो है ना वो जिन्ना ने 1906 में ज्वाइन की थी नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1913 में, राइट। अब होता क्या, इस लखनऊ पैक्ट में सबसे अहम बात क्या होती है? पहला एग्रीमेंट ये होता है कि जनाब सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाए, ठीक है। दूसरा ये होता है कि एज पर 1909 के एक्ट के तहत टोटल मेंबर जो है लेजिस्लेशन में वो 60 की बजाय नाउ इट टर्न इनटू 150 कर दी जाए, जिसमें से 75 जो हैं वो इंडियंस होंगे, यानी कि आधे इंडियंस और आधे कौन? ब्रिटिशर्स, राइट। एटलीस्ट 1/3, और इन 75 में से भी जो 1/3 जो पार्ट है ना वो मुसलमानों का होगा, राइट, क्योंकि मुस्लिम माइनॉरिटी में थे ना, तो इसलिए। अच्छा, तीसरी जो उसमें बात की गई वो सबसे अहम थी, वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। तो हम देखेंगे कि जहाँ पे भी बात करते हैं ना, स्पेशली मुसलमानों की जहाँ पे भी बात की जाएगी तो वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट लाजमी इस बात का जिक्र किया जाएगा। So 1/3 का मतलब है 33%. So when Muslim League will secure 1/3 seats, they want their separate electorate, right? So चौथी डिमांड उन्होंने ये की कि जुडिशरी शुड बी फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जुडिशरी को मुकम्मल तौर पे आज़ाद कर दीजिए। पांचवी ये थी कि सैलरी जो थी ना भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्होंने कहा इंडिया ने, इंडियन मुस्लिम लीग ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि एक तो वाइसरे, एक उन्होंने कहा जनाब कि एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ पे बैठता नहीं है, और दूसरा ये कि उसकी जो पे मिलती है वो हमारे टैक्सेस से मिलती है, इसलिए वो पे बंद की जाए। छठी बात ये थी कि जो टर्म होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की वो 5 साल तक होगी, राइट। तो ये था लखनऊ पैक्ट जिसमें उन्होंने ये तमाम चीज़ें डिसाइड की थी। और फिर एट द एंड इसका नतीजा ये हुआ था कि लखनऊ पैक्ट जो है वो इतना फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ था। सबसे बड़ी जो उसकी रीज़न थी ना वो ये थी कि हिंदुओं ने इसकी बहुत ऑपोजिशन की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो हैंडीमेड बन के रह गई है नेहरू की, तो बहरहाल ये जो है वो फेल हो गया था। लेकिन ये पहला ऐसा मौका था जब मुसलमान और इंडियंस लेकिन पहला ऐसा मौका था जब मुसलमान और हिंदूज जो थे ना वो इकट्ठे मिलकर एक टेबल पे बैठे थे और उन्होंने एक टर्म्स एंड चीज़ें डिसाइड की थी। और हिंदू जो थे ना वो फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी ना वो इस बात पे एग्री हुई थी कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, राइट। सो अब हम आते हैं मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के ऊपर, और इनके ऊपर जो 1919 के अंदर आते हैं। इससे पढ़ने से पहले मैं एक दफ़ा आपको लाजमी ये बताना चाहूँगा खिलाफत मूवमेंट के बारे में। खिलाफत मूवमेंट बहुत टाइम है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं खिलाफत मूवमेंट के बाद। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि ओटोमन एम्पायर जो था वो जर्मनी की साइड पे था, और जर्मनी किसके खिलाफ लड़ रहा था? वो लड़ रहा था बरतानिया के खिलाफ, राइट। सो हुआ ये कि बरतानिया ने और इवन के जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था वुडरो विल्सन, उसने इस चीज़ की गारंटी प्रोवाइड की कि जनाब हम तो बिल्कुल भी टेरिटरीज को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे ओटोमन एम्पायर के। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल अंगेज, और जब वो जीत गए तो हुआ ये कि मतलब ओटोमन एम्पायर को मुकम्मल तौर पर डिसइंटीग्रेट कर दिया गया, एंड वो बिल्कुल भी एम्पायर नहीं रहा। जिसके खिलाफ जो थी ना वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली ये थी कि खिलाफत मूवमेंट बेसिकली ये थे कि जनाब खलीफा को बरकरार रखा जाए। हमारे हम मुसलमान से हैं वो वैसे ही बड़े जज्बाती हो जाते हैं ना इस्लाम की बात को लेकर, बेसिक वो अमल करें या ना करें, लेकिन स्टिल दे प्रिटेंड कि वो बहुत बड़े जाले हैं, इस्लाम के रखवाले हैं। और जबकि इवन के खुद अगर ओटोमन में देखा जाए तो वहाँ पे तो खिलाफत के खिलाफ थे लोग, यहाँ पे तो और मामले आते हैं, यहाँ पे और मामला आते हैं। बहरहाल
हुआ ये कि when the British government took action to disintegrate the Ottoman Empire, it sent a wave of anger in Indian Muslims, right? The principal of MA College, Aligarh, wrote an article which reflected the real zest of this incident. और वो क्या थी? इन अल्फाज पर आपने गौर करना है और मामले की संगीनी को समझना है. उसने कहा जनाब, the disintegration of Ottoman Empire has ignited a fire from one corner to another. In India, the Muslims are deeply melancholic from Peshawar to Arcot, right? Their women at home are mourning the fate of Turkey. Businessmen who do not generally bother have ignored their businesses, right? The religious scholars of Deoband are protesting. और जनाब हुआ ये कि 23 और 24 नवंबर को 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर तमाम रेजोल्यूशंस पास की जाती हैं कि हम बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेंगे जो है ना वो ब्रिटिशर्स के साथ, तो हर चीज़ पे उनका जो है ना वो बाइकआउट किया जाएगा, राइट. सो बहरहाल मई 1920 में ट्रीटी ऑफ स्वेज होती है. आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ स्वेज, अगर आपकी यूरोपियन हिस्ट्री है, अगर नहीं भी हो तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रीटी ऑफ स्वेज बेसिकली क्या थी. बेसिकली हुआ यह था ट्रीटी ऑफ स्वेज के अंदर कि जो इलाके ऑटोमन एम्पायर हारा था वो फिर आपस में जो विनिंग पार्टीज थी उन्होंने आपस में डिवाइड कर लिए थे. कुछ फ्रेंच ले गया था, कुछ बरतानिया ले गया था, इटली को भी एक दो दे दिए गए थे. बहरहाल इटली को ज़्यादा तो नहीं दिया गया, लेकिन जो मेन जो था ना वो बरतानिया और फ्रांस ने आपस में डिवाइड किया था. बेसिकली जो रिएक्शन था ना मुसलमानों का वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था. वो ये था कि उन्होंने फ़ौरन फतवा दे दी जनाब कि जो भी कोऑपरेट कर रहा है ब्रिटिशर्स के साथ वो मुसलमान नहीं है. ये फतवा आ गया था, राइट. और ये फतवा आ गया था कि जनाब हमने जो भी कोऑपरेशन तो दूर की बात, उन्होंने कहा था कि जो भी इनकी बात मान रहा है और जो कि बिल्कुल नॉन मुस्लिम्स हैं, इनके अंडर काम करने को तैयार है, उनके वो मुसलमानों के दायरे में से बाहर है, राइट. और ये एक बात पेश की गई थी कि जनाब के जो इलाके हैं ना, स्पेशली हिजाज, सीरिया, इराक और फ़लस्तीन के इलाके जो बहुत ही मुसलमानों के लिए पाक हैं, उन इलाकों के अंदर तो जहाँ पे इस्लाम को, उन इलाकों के अंदर इस्लाम को प्रोटेक्ट किया जाए और वहाँ पे जो है ना नॉन मुस्लिम्स एंटर ना हो, राइट. सो ब्रिटिश का रिएक्शन ये था कि उन्होंने बिल्कुल इसको जो है ना वो इग्नोर कर दिया था, इग्नोर मोड पर लगा दिया था. उन्होंने कहा था योर मैसेज हैज़ बीन रीड एंड सक्सेसफुली इग्नोर्ड, राइट. सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आती है, उसके बदले में द लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट रियलाइज्ड दैट अ न्यू स्ट्रेटजी शुड बी अडॉप्टेड. सो विद दिस ऑब्जेक्टिव दे लॉन्च्ड अ मूवमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन. तो 6 सितंबर 1920 में फतवा जारी हुआ था कि डिसएसोसिएशन की जाए, तमाम हर चीज़ों से गवर्नमेंट अदालत से डिसएसोसिएशन कर दीजिए और बैकआउट कर दीजिए, तमाम कोर्स का बैकआउट कर दीजिए, तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस का, स्कूल्स का और जॉब्स का. तो रिज़ल्ट ये हुआ कि रिज़ल्ट ये हुआ कि मुसलमान तो ऑलरेडी बड़े जज्बाती हैं. उन्होंने जिस जगह से बाइकआउट किया वहाँ से उन वैकेंसीज को फिल किया किसने? हिंदूज़ ने. तो फ़ायदा किसका हुआ? हिंदूज़ का, राइट. अच्छा, एक और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी सामने आती है कि जनाब कि यहाँ से उनका दिल नहीं भरने का, ऐसी नहीं बात मानेंगे, हमने इनके अंडर रहना ही नहीं है, चलो जनाब अपना सामान वगैरह पैक करो और हम चलते हैं मुस्लिम रियासत के अंदर. कौन सी मुस्लिम रियासत के अंदर भाई? अफगानिस्तान चलते हैं. अभी बॉर्डर पे पहुंची तो उन्होंने कहा सरकार किथे? उन्होंने कहा जी इत्थे. उन्होंने कहा नहीं वापस. तो जनाब अब मुसलमान जितना अपना सामान बेच के गए थे, जितने अपने घर बार बेच के गए थे, वो तमाम इस चीज़ को समझो ना यार कि हिजरत करना है. इट्स नॉट अ चाइल्ड पे आप तमाम चीज़ें अपनी सेक्रीफाई करके जा रहे हो. एक कंट्री को आप अलविदा कह के जा रहे हो. वहाँ के लोग, वहाँ की शहरियत, आप वहाँ जितनी आपकी चीज़ें, जो चीज़ें आपसे एसोसिएट है, आप सबको गुड बाय कह के जा रहे हो. अपना तमाम घर बार, अपनी हर चीज़ बेच के जा रहे हो. और वहाँ जाके जब आप पहुँचे हो कि हम तो यहाँ पे शिफ्ट होने हैं, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास इतनी जगह ही नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जगह नहीं है, देन हाउ कैन वी असिस्ट यू. तो इसलिए उनको वापस आना पड़ा, राइट. सो यस, इट वाज वेरी इल एडवाइज्ड एंड इमोशनल मूवमेंट. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि खिलाफत मूवमेंट को हम इमोशनल कहेंगे या क्या कहेंगे. तो ये मतलब ये उसका डेफिनेटली इट वाज इल एडवाइज्ड मूवमेंट. सो एंड होता है खिलाफत मूवमेंट का और ये एंड होता है चूरा चूरी के एक्सीडेंट पे. ये एमसीक्यू ऐसा यार कि चूरा चूरी का जो इंसिडेंट है ना वो कब होता है, ये एमसीक्यू आपने मुझे बताना है कि ये चूरा चूरी का इंसिडेंट कब होता है, राइट. मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो 1922 है, लेकिन आप कंफर्म करिए, कमेंट में बताएं मुझे. अच्छा, दूसरा ये होता है कि अतातुर्क ने 1924 में खुद ही जो थी ना वो अनाउंसमेंट कर दिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, और खिलाफत उसने खुद ही ख़त्म कर दी. तो ये हुआ है. अच्छा, इसी दौरान 1919 में जो है ना मुंडा के चैम्प्स रिफॉर्म्स आते हैं. थोड़ा सा बैकग्राउंड हम एक दफ़ा देख लेते हैं, चीज़ों को दोबारा से रिवाइव करने का टाइम मौका मिल जाता है. तो कहीं छोटा सा मैं आपको बताऊँ, 1914 में क्या होती है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है. बोथ लीग्स अराइव्ड एट कॉमन गोल्स, लखनऊ पैक्ट में पहुँचते हैं. 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है. 1917 में क्या होता है, अगस्त डिक्लेरेशन होता है, जिसमें अगस्त
1917 में अगस्त डिक्लेरेशन होता है, इसमें क्या चीज़ डिसाइड होती है कि गोल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया विल नाउ बी द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, राइट। कि वहाँ पर आपने अब जो गोल होगा ना ब्रिटिशर्स का, वो ये होगा कि यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाए और यहाँ से निकल जाए, राइट। और वर्ल्ड वार 1 जो है 1918 में एंड हो जाती है। सो इंडियन स्पॉटेड ब्रिटिशर्स, ये आपको पता दरम्यान में वो सपोर्ट करें, इंडियंस वर एक्सपेक्टेड दैट गवर्नमेंट विल एग्री टू द डिमांड्स आफ्टर द वॉर एंड्स। कौन सी डिमांड्स के ऊपर? जो उन्होंने लखनऊ पैक्ट में डिसाइड की थी। सो वर्ल्ड वार 1 जैसे ही एंड होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो है ना वो आता है 1919 का, जिसे मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में क्या होता है, इसका प्रेम्बल बनाया जाता है। इसका प्रेम्बल यह होता है कि प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। हम वो बात कर रहे थे जो हमने जो अगस्त डिक्लेरेशन में पढ़ा था कि नहीं भाई, हमें इंटेग्रल पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का नहीं बनना, वी वांट सेपरेट पावर, वी वांट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, राइट। लेकिन होता ये है कि नहीं भाई, वो कहते हैं हम आपको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट तो बना के देंगे, लेकिन आप क्या होगा, आप हमेशा के लिए हमारा एक पार्ट रहेंगे, राइट। ये उसका प्रियम्बल, यानी कि बिल्कुल इसे मुखालफत करते थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया था। होता ये कि गवर्नमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैसे बनता है, अब आप देखिएगा, ये देखिएगा कि ब्रिटिश किस तरह से रीऑक्युपाई कर रहे हैं, उनकी मतलब जहानत देखिएगा। ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ना वो बरतानिया का बनेगा, वो कौन था? उस वक्त मोंटेगो था। और एक था इंडिया का वॉइसरॉय, इसका नाम था चेम्सफोर्ड, इसलिए कहा जाता है दिस वी कॉल इट मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। एक उसमें से वॉइसरॉय है, सॉरी ये वॉइसरॉय है, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। सो लखनऊ पैक्ट आपको पता है दरम्यान में आया था। द सैलरी ऑफ लखनऊ पैक्ट में ये डिसाइड किया गया था कि जनाब सैलरी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की है ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को थोड़ा सा अगर हम समझें इसका रोल क्या होता है, ये बहुत अहम है, आपने समझना अच्छे तरीके से इसको, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का रोल ये होता है कि 2 काम वो करता है। एक तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब उन दोनों चीज़ों को चलाता है, उनका हेड होता है, और दूसरा होता है एजेंसी का वर्क करना। लेकिन 1919 के अंदर ये चीज़ डिसाइड की कि लंदन में हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया का ऑफिस बनाया, इसका वर्क था एजेंसी के वर्क को देखना है। एजेंसी के वर्क को सेपरेट कर दिया गया, और दूसरा एजेंसी के वर्क जो उसकी सैलरी होगी ना वो इंडियन फंड से आएगी, राइट। और दूसरा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा ना वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखेगा, और उसको सैलरी कौन पे करेंगे? ब्रिटिश। यानी कि सैलरी तो पहले भी, यानी कि सैलरी अगर इसको पे हो रही थी दोनों को, यानी कि एक काम, यानी कि काम अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों कर रहा था, तो अब एक वो काम करेगा, सिर्फ ये वाला उसको रोल दिया गया। और जो एजेंसी का वर्क है वो कौन करेगा? सिर्फ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि हाई कमिश्नर, मतलब इंडिया के अंदर जैसे हमारे एम्बेसडर कहा जाता है ना, इस तरह इंडिया में कहा जाता है हाई कमिश्नर। सो बेसिकली हाई कमिश्नर इज ऑल्सो द एम्बेसडर ऑफ द इंडिया। सो उसकी जो सैलरी है ना वो इंडिया से ही पे की जाएगी, राइट। अच्छा, आगे देखें आप। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कीजिए तो इंडियन एक्ट 1909 में क्या हुआ था, जनाब के वायसरॉय होगा, वायसरॉय के अंडर जो होगी ना वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, उसके अंडर 6 मेंबर होंगे जिसमें से एक इंडियन होगा, राइट। लेकिन 1919 के एक्ट के अंदर ये हुआ कि नंबर ऑफ जो इंडियंस थे ना वो उसकी तादाद बढ़ा के वो 3 कर देगी, राइट। यानी कि 6 मेंबर्स होंगे टोटल, इसमें से 3 जो होंगे वो इंडियंस होंगे। अब हम आगे देखते हैं, आगे ये होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर थोड़ा सा अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें तो 1909 में ये हो, तो 1909 में ये डिसाइड हुआ था कि जो एडिशनल मेंबर्स होंगे ना, एक होता है ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, राइट। उसमें से 16 से 60 तक कर दिए थे उन्होंने। लखनऊ पैक्ट में ये डिसाइड हुआ था नहीं भाई हमें 150 चाहिए, इसमें से 75 जो है वो इंडियन होंगे, और 75 के अंदर से भी जो है ना 75 के अंदर से भी जो 1/3 होंगे ना वो मुस्लिम्स होंगे। एंड टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना वो 5 साल की होगी। ये लखनऊ पैक्ट में डिसाइड किया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या हुआ। आप ये देखें, सो इंडियन एक्ट 1919 में ये हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट बनाएगी, ठीक है। मतलब बनाने के मतलब ऑलरेडी से थी वो, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है लोअर हाउस, और ये होता है काउंसिल ऑफ स्टेट अपर हाउस। आज के आप इसे पार्लियामेंट ले लें, ठीक है। सो लोअर हाउस के अंदर मेंबर कर दिए गए 145, जिसकी जो टर्म थी ना वो 3 साल की कर देगी। यानी कि लोअर हाउस जो आज की MNA से बोलते हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। आज अगर पाकिस्तान में जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली नीचे होती है और ऊपर होता है सेनेट, राइट। सो लोअर हाउस के मेंबर 145 कर देगा। आज के हमारे मेंबर्स कितने, जल्दी से मुझे बता दो यार कमेंट्स के अंदर। 342 है वैसे, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो बहरहाल हुआ ये कि उनकी 145 कर देगी, जिनकी टर्म 3 साल तक कर देगी। आज हमारे टर्म्स कितनी है? 5 साल। और काउंसिल ऑफ स्टेट जो अपर हाउस है, जिसे हम आज का सेनेट बोलते हैं, उसके मेंबर की तादाद कर देगी 60, इसकी टर्म बना कर देगी 5 साल, राइट। सो बोथ डिमांड्स वर एक्सेप्टेड। अब हम देखते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली की, जिसे हम बोलते हैं MPA, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली आज के पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, प्रोविंशियल लेवल पे हमने देखा कि डायरेक्टरी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया। अच्छा, इस सिस्टम के ना 2 सब्जेक्ट, एक था सेंट्रल सब्जेक्ट और एक था प्रोविंशियल सब्जेक्ट, राइट। सेंट्रल में काम ये था कि जनाब सब्जेक्ट्स विच वर रिगार्डेड एज इंडियन इंटरेस्ट एंड इन विच यूनिफॉर्मिटी वॉज नेसेसरी, और प्रोविंशियल में ये था कि ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे और रिजर्व सब्जेक्ट होंगे। ट्रांसफर में ये किया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव
बाय गवर्नर एंड मिनिस्टर। के सिस्टम बेसिकली ये होता है कि पावर ऊपर से लेकर नीचे तक आ रही है, यानी कि डिवाइड हो रही है पावर्स, ठीक है। तो उसके अंदर दो सब्जेक्ट, एक तो सेंटर और एक तो प्रोविंशियल। वो चीज़ें जो इंडियन इंटरेस्ट के लिए होगी वो चीज़ें सेंटर के अंदर आ जाएंगी। तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट में ये रखा गया कि दो चीज़ें होंगी, एक होगा जो आगे ट्रांसफर कर दी जाएगा और दूसरा ये होगा जो सब्जेक्ट्स को रिजर्व रखा जाएगा। जो चीज़ें आगे ट्रांसफर कर दी जाएंगी वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेट बाय गवर्नर एंड मिनिस्टर्स, ठीक है। तो गवर्नर पहले उसको हेड करेगा और बाद में आगे मिनिस्टर्स को देखेंगे। और कुछ चीज़ें जो रिजर्व पे रखी जा रही हैं एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव, उन्हें मिनिस्टर्स हेड नहीं करेंगे, उन्हें कौन देखेगा? गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि जो लॉ मेकिंग काउंसिल है वो उसको देखेगी मिलकर, राइट। अब इसकी असेसमेंट देख लें। फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1920. इट वाज अनाउंस्ड दैट आफ्टर 10 years अ कमीशन वुड बी सेट अप टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये भी एक कमीशन बनाया गया है जनाब के 10 साल बाद हम इस 1919 के एक्ट को देखेंगे कि कितना हेल्पफुल रहा है हमारे लिए और हमने कितना इसको इंप्लीमेंट किया और आगे हमें क्या क्या मजीद चेंजेस करनी है। सो गवर्नर वर गिवन अनलिमिटेड पावर्स विच डिस्ट्रॉयड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिफॉर्म्स। तो अगर आप देख रहे हैं कि गवर्नर को हर जगह पावर दी जा रही है, इसको ज़रा दोबारा समझें। मेरे ख्याल से अगर आपको समझ नहीं है इस दफ़ा, इसको एक दफ़ा देखें इसको। ये देखें कि गवर्नर को दो जगह पर पावर दी। गवर्नर को प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंदर मुकम्मल पावर है, एक तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के अंदर भी इसको पावर है और दूसरा जो रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी इसको पावर दे देगी। उसको मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार कर दिया गया था। और गवर्नर, और ये आप कभी मत बोलिएगा कि जो गवर्नर होगा वो ब्रिटिशर्स खुद अपॉइंट करेंगे और कभी भी वो इंडियन नहीं होगा। और जब वो इंडियन नहीं होगा यार तो डेफिनेटली कि वो पावर तो उन्हीं के हाथ में रही ना फिर, ठीक है। तो बहरहाल अब हम आते हैं दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के ऊपर। तो अब आप देख लें दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल। बेसिकली दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल क्या था ये आपको अच्छे से पता है कि दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल के अंदर जो था ना 1927 के अंदर कायदे आज़म ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिमांड्स की थी इंडियंस के साथ कि अगर आप ये डिमांड्स पूरी कर लें तो हम एक पॉइंट पर आने को तैयार हैं। और दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल में क्या डिमांड थी? सबसे पहली डिमांड अगर आप देखें, सबसे पहली डिमांड ये थी कि जनाब को सिंध को सेपरेट कर दिया जाए बम्बई से। ये देखिए ये मैप है, ये बम्बई है, बम्बई इतना बड़ा था यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक सीपी तक, सीपी तो नहीं बहरहाल उसमें शामिल है, सिंध उसका पार्ट था। तो कहा गया जनाब के सिंध को सेपरेट कर दी जाए बॉम्बे से, क्योंकि बॉम्बे के अंदर जो है ना ये वाला सारा पार्ट जो था ना सिंध का वो मुस्लिम था, मतलब मेजोरिटी मुस्लिम थे डेफिनेटली, और ये वाला पार्ट हिंदूज का था। तो ये कहा सिंध को सेपरेट कर दी जाए। और उसकी वजह ये थी ना यार कि अगर सिंध को सेपरेट कर दी जाएगा और सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करवाए जाएंगे तो यहाँ पे तो हम जीत जाएंगे। अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस हो गए और सिंध पार्ट रहा बम्बई का तो हम कैसे जीतेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो मेजोरिटी कौन है? वो हिंदूज हैं। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी फॉर्म, और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी कहाँ पे? NWFP के अंदर और कहाँ पे? बलूचिस्तान के अंदर। कि यहाँ पे भी काउंसिल बनाई थी। यहाँ पे आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर इवन NWFP यानी कि आज का जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे आपको पता है कि वहाँ पे जरगा सिस्टम दोनों जगहों पे है। तो वहाँ की नहीं, वहाँ पे भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाए ताकि वहाँ के भी जो है ना वहाँ पे भी डेवलपमेंट की जा सके, वहाँ पे भी एक आइन बनाया जा सके। सो वन रिप्रेजेंटेशन दी जाए मुसलमानों को सेंटर के अंदर, ठीक है। चौथी डिमांड आपने समझ ली जो मुस्लिम लीग ने की इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, वो ये थी कि जनाब हमें बंगाल के अंदर और पंजाब के अंदर जितनी हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके मुताबिक, उतनी परसेंटेज के मुताबिक हमें वहाँ पे सीटें दी जाएं, राइट, उतनी रिप्रेजेंटेशन दी जाए। और कायदे आज़म स्टार्टेड दैट दे गिव अप द सेपरेट इलेक्टोरेट इफ द अदर पार्टी एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल। उन्होंने कहा मैं सेपरेट इलेक्टोरेट को छोड़ दूंगा अगर तुम ये बातें एक्सेप्ट कर दोगे। अगर आप गौर करो छोटी सी मेरी बात के ऊपर, तो क्या सेपरेट इलेक्टोरेट ये तमाम चीज़ों में नहीं आ जाता? अगर यहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, कहाँ पे जनाब पंजाब के अंदर भी मिल रही है और बंगाल के अंदर भी मिल रही है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कितनी मिल रही है उसकी जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से मिल रही है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट भी तो यही है ना यार, सेपरेट इलेक्टोरेट। और इसके अलावा तो कुछ नहीं है कि जितनी हमारे पॉपुलेशन है उसके मुताबिक हमें वोट मिलेंगे और मुसलमान ही को वोट डालेगा, वो हिंदू को वोट नहीं डाल, और जितनी पॉपुलेशन होगी उसके मुताबिक वो जीतेगा, जितनी वो सीट जीतेगा उस जगह पे वो उसकी उतनी उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो आ जाएगा। तो ये तमाम बातें, तो कायदे आज़म एक कान छोड़ के दूसरे कान को पकड़े थे। और कॉलिंग जिना ग्रेट लीडर मिस्टर नेहरू ने, ये बहुत अहम है, बहुत MCQ आता है पोलिटिकल साइंस में, पाक फेयर में, कि मिस्टर नेहरू ने उनको टाइटल दिया था किस चीज़ का जनाब? एम्बेसडर ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। सो बहरहाल लीडर्स ऑफ नेशनल कांग्रेस जो थे ना उन्होंने इस चीज़ को कुछ वेलकम दिस प्रपोजल, और कुछ ने ये डिमांड्स को एक्सेप्ट किया, कुछ ने इसको क्रिटिसाइज किया, राइट। अच्छा जी, आपने यकीनन वो नारा सुना होना है कि जनाब साइमन गो बैक, तो वो इसी में आया था, साइमन कमीशन आया था इंडिया के अंदर 1927 के अंदर। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप देख लेते हैं। 1919 में आया था मोंटेगो चैम्प्स रिफॉर्म, जिसके अंदर एक कमीशन बनाया गया था कि 10 साल बाद हम देखेंगे कि हमने इसमें इस जो नेक्स्ट आइन पेश करना है, नेक्स्ट एक्ट पेश करना है, उसके अंदर हमने क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है और हमें क्या क्या किस चीज़ों की ज़रूरत है और क्या क्या हमने सीखा है।
So the conservative secretary of state of India, Lord Brinken had said, उसने बोला था साइमन कमीशन के वक्त कि हम जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, इंडियंस आर अनेबल टू फॉर्मुलेट अ कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स विच हैड द सपोर्ट ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल ओपिनियन। इसी वजह से जनाब उन्होंने कहा था कि हम जो कमीशन बनाएंगे ना उसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं होगा, क्योंकि इंडियंस जो है ना वो आपस में मिल बैठ के कोई एक आइन तो बना नहीं सकते हैं, सारे आपस में इतने सेग्रीगेटेड हैं, तो इसलिए हम खुद इसको डिसाइड करेंगे। इसी वजह से जब आया था साइमन कमीशन तो कायद आज़म ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, और सॉरी मैंने 1927 बोला बल्कि 1928 के अंदर साइमन कमीशन आया था, राइट। तो इंडियन का रिस्पॉन्स ये था। सो कायद ने बड़ी प्यारी बात की थी, उन्होंने कहा था कि आई कांट इमेजिन अ कमीशन विच हैज़ गिवन द टास्क ऑफ डिसाइडिंग द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स 350 मिलियन हैबिटेंट्स बट डज नॉट कंटेन इवन अ सिंगल इंडियन मेंबर। तो बहरहाल जनाब साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है ना वो 1930 के अंदर पेश की जाती है। इसके अंदर फॉलोइंग रिकमेंडेशन दी जाती हैं कि अब ये फॉलोइंग जो रिकमेंडेशन है ना वो होंगी। तो सबसे पहले इसकी रिकमेंडेशन आप देख लें, वो ये थी कि इट प्रपोज द अबॉलिशन ऑफ डायरार्की, कि जो हमने प्रोविंसेस के अंदर डायरार्की का सिस्टम बनाया था जिसमें गवर्नर को खुला महदूद इख्तियार दे दिए थे, हम उसको खत्म करते हैं। अच्छा, अगली बात की कि जनाब के नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना शुड बी इंक्रीज कर दी जाए। उनको मतलब पहले वो 150 हो गए थे, पहले वो 60 थे, फिर वो 150 हो गए, अब उनको मजीद बढ़ा दिए थे। एक सजेशन ये भी थी कि जनाब के जो गवर्नर जनरल है ना उसको हैव द कंप्लीट पावर दे दी जाए टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ कैबिनेट। वो खुद ही जो कैबिनेट के अरकान हैं उनको खुद अपॉइंट कर देगा, कौन? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल को कौन अपॉइंट करता है? डेफिनेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो इट रिकमेंडेड दैट NWFP और बलूचिस्तान को शुड बी सेपरेटेड कर दी जाए बंगाल से, सॉरी सिंध से और पंजाब से, राइट। सो NWFP को पंजाब से और सिंध को, और दूसरा है कि सिंध को बॉम्बे की प्रेसिडेंसी से सेपरेट कर दी जाए। सो मिशन का रिएक्शन ये था कि कायद वाज अनसेटिस्फाइड विद दिस रिपोर्ट। ओके, मैनी न्यूज़पेपर सेड द रिपोर्ट हैड पर्टिकुलरली एस्टैब्लिश्ड द हिंदू राज अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन। तो इस बात पे उन्होंने साइमन कमीशन को रिजेक्ट कर दिया था कि आप जो रूल कायम करना चाह रहे हो ना यहाँ पे, वो तो इसमें कायद ने इसको सबसे बड़ी जो रीज़न थी कायद के रिजेक्ट करने की वो ये थी, कायद ने कहा था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट तो कहीं मिला नहीं, हमें कहीं रिप्रेजेंटेशन तो मिली नहीं। आपने ये तो कहीं बताया नहीं कि भाई रिप्रेजेंटेशन आपने बता दिया बढ़ा दी जाएगी, आपने ये तो कहीं बताया नहीं कि उसमें मुसलमानों की उस प्रपोर्शन के हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उन्हें वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। तो इन तमाम बातों की बना पर कायद आज़म ने सबको रिजेक्ट कर दिया था। और फिर जब ये रिजेक्ट कर दिया गया कायद की साइड से, और जब ये रिजेक्ट कर दिया गया नेहरू की, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस की साइड से, तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अच्छा भाई ऐसा है कि अब आप हमें एक प्रपोजल दो, आप हमें रिकमेंडेशंस दो और हमें बताओ कि भाई हमें इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। तो इसके बदले में, इसके जवाब में आती है नेहरू रिपोर्ट, और फिर नेहरू रिपोर्ट जब नेहरू जो है वो रिपोर्ट पेश करते हैं उसके जवाब में आते हैं कायद के 14 पॉइंट्स, राइट। तो मेरे ख्याल से आज से पहले आप शायद पता हो या ना पता हो, जब हमने मताले पाकिस्तान में पढ़ा था तो मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था कि कायद के 14 पॉइंट्स के पीछे रीज़न क्या थी। तो बहरहाल आते कम टू द पॉइंट, नेहरू रिपोर्ट का बैकग्राउंड वो यही था, साइमन कमीशन था, लॉर्ड ब्रेकर हेड उसका हेड था, और मोतीलाल नेहरू जो था, नेहरू के फादर थे वो थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने ये रिपोर्ट जो थे ना वो रिपोर्ट बनाई थी। और नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 के अंदर आई थी। अब थोड़ी सी अगर इसकी मेन रिकमेंडेशन थी जो नेहरू की, वो आप देखिएगा। सबसे पहले जो उनकी डिमांड थी ना वो ये थी कि हमें डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, ठीक है, हम खुद अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। यहाँ पे रिजेक्शन किया, सेपरेट इलेक्टोरेट को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दी जाए, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाए जाए, यानी कि प्रोविंसेस को लिंग्विस्टिक की बना पर, लैंग्वेज के बना पर सेपरेट कर दिया जाए। जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उनकी मुद्दत 5 साल की है। अच्छा, उसमें से एक ये भी था कि फुल प्रोटेक्शन दी जाए टू कल्चर एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम। दिस फिफ्थ पॉइंट वाज द ओनली पॉइंट दैट वाज इन द फेवर ऑफ मुस्लिम्स, राइट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हेडेड बाय गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट हु वुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना हेड। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें ये था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी ना उसका हेड कौन होगा? गवर्नर जनरल। जिसे अपॉइंट कौन करेगा गवर्नर जनरल को? ब्रिटिश गवर्नमेंट। हु वुड एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एडवाइस करेगी। अच्छा, उसमें से एक सबसे जो बड़ी अहम डिमांड थी ना वो ये थी कि स्टेट को, यानी कि रिलीजन को स्टेट के अफेयर से बिल्कुल निकाल दी जाए, यानी कि सेकुलर स्टेट बनाई जाए, जो भी कि आज भी इंडिया के हमें नजर आती है। लेकिन डेफिनेटली मुसलमानों ने इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। उसके मुकाबले में आते हैं जनाब ये रहे कायद के 14 पॉइंट्स, ठीक है। बैकग्राउंड आपको सारा पता लग गया, मैं आप सिर्फ पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ। अच्छा, इस पॉइंट्स को ना मैंने बड़े अच्छे तरीके से 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ, ठीक है। 4 पार्ट्स के अंदर मैंने डिवाइड किया। अब आप देखिएगा, आपके लिए समझना पॉइंट्स को बहुत आसान होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कायद आज़म ने 14 निकात पेश किया, उसमें से जो 4 पॉइंट्स थे वो प्रोविंसेस के हक में थे, 5 पॉइंट जो थे वो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन को बता रहे थे,
उसमें से जो 3 पॉइंट थे वो फ्यूचर के बारे में बता रहे थे, और उसमें से जो 2 पॉइंट थे वो सेफ गार्ड करे थे मुसलमानों की लिबर्टी को, राइट। सो अब हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो हम थे प्रोविंसेस के ऊपर। तो हमने बताया कि प्रोविंसेस के ऊपर कितने पॉइंट्स थे, 4। तो सबसे पहली बात ये थी कि जो रेजिडुअल पावर है ना वो रिमेन रहेगी इसके साथ, प्रोविंस के साथ, यानी कि उनको प्रोविंस ही डील करेगा, ये नहीं कि रेजिडुअल पावर को सेंटर डील करेगा, नो। अच्छा, दूसरी बात उसमें ये थी कि मुकम्मल तौर पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, जैसा कि आज के पाकिस्तान में भी है। तीसरा, सिंध शुड बी सेपरेट कर दिया जाएगा, बॉम्बे के साथ सेपरेट कर दी जाए उसको। चौथा, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लाए जाए, कहाँ पे, NWFP में और बलोचिस्तान के अंदर, राइट। ये 4 बातें उन्होंने की प्रोविंसेस के लिए। अब उन्होंने आगे जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात की, इसमें से 5 पॉइंट्स हैं, वो कौन सबसे पहले उसमें से आता है, जनाब के 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाए मुस्लिम को, कहाँ पे, सेंटर के अंदर, राइट। और ऑल लेजिस्लेचर हैव एडिकेट मुस्लिम, जितनी भी लेजिस्लेशन यहाँ पे बनेगी सब के अंदर मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन एडिकेट होगी, राइट। 7वां ये पॉइंट था कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया जाए। भाई 8वां पॉइंट ये था कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, कहाँ कहाँ पे भाई, सर्विसेज के अंदर भी, और जितनी भी सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है सब के अंदर मुसलमान को रिप्रेजेंटेशन दी जाए, यानी कि मुसलमानों को बिल्कुल हर मामले में साथ लेकर चला जाए। और 9वां पॉइंट ये था कि कोई भी कैबिनेट, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो प्रोविंस की हो, ठीक है, शुड बी फॉर्म विदाउट बीइंग अ प्रोपोर्शन ऑफ एटलीस्ट 1/3 मुस्लिम मिनिस्टर्स। जब तक उसमें 1/3 मिनिस्टर्स मुसलमानों के नहीं होंगे वो कैबिनेट इनकम्प्लीट होगी। अच्छा भाई, फ्यूचर के लिए आपने क्या पॉइंट दी, फ्यूचर में आपने पॉइंट दी, सबसे पहले आपने बोला कि भाई एट टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट अफेक्ट द मुस्लिम मेजोरिटी। जितने भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे टेरिटरी की, इलाके को आप डिवाइड करेंगे, जैसे आपने ईस्ट बंगाल को और वेस्ट बंगाल को पार्टीशन बंगाल में किया था, उसमें मुसलमान बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होने चाहिए। और कोई भी बिल या कोई भी रेजोल्यूशन ऐसा नहीं आएगा जब तक कि वो पास ना हो जाए 3/4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ऑफ एनी कम्युनिटी शुड एग्री। और कोई भी बिल और कोई भी रेजोल्यूशन तब तक पास नहीं किया जाएगा लेजिस्लेचर में से जब तक कि उस कम्युनिटी के 3/4 जो पर्सन हैं वो एग्री ना हो जाए, राइट। यानी कि अगर कोई ऐसा बिल आ रहा है जो कि अफेक्ट करे उसकी कम्युनिटी को, तो उस बिल को पास होने के लिए उस कम्युनिटी के 3/4 जो इलेक्टेड पीपल हैं वो जब तक उस पर एग्री नहीं करेंगे तब तक वो बिल पास नहीं होगा। अच्छा, एक उन्होंने और बड़ी अच्छी बात की फ्यूचर के लिए, वो ये थी कि नो चेंज विल बी मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट विद द कंकरेंस ऑफ द स्टेट। और आखिरी जो 2 बातें हैं ना जो मुसलमानों के राइट्स के मुतालिक हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये था कि फुल रिलीजियस लिबर्टी दी जाए, बिलीफ की, वर्शिप की, एजुकेशन की, हर तरह की। और आखिरी ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाए, मुस्लिम कल्चर को, रिलीजन को और लॉ को जो है ना वो प्रमोट किया जाए, और इवन कि हमारी लैंग्वेज को भी, राइट। सो दीज आर द 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म, और जिसको बाद में भरपूर तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया था। ब्रिटिशर्स ने भी रिजेक्ट कर दिया था और इंटरनेशनल कांग्रेस ने भी रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि कायद-ए-आज़म ने बड़ी खुल के बातें की थी और खुल के पॉइंट्स बताए थे कि भाई हमें ये चाहिए, सही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इलाहाबाद के एड्रेस के ऊपर, जो कि 29 दिसंबर 1930 को हुआ था, जिसको प्रेसिडेंशियल लीड कौन कर रहा था, वो इलामा इकबाल कर रहा था, राइट। सो इलामा इकबाल प्रेजाइडेड ओवर द एनुअल सेशन ऑफ दिस लीग। सो इसके मेन फीचर सबसे पहले अहम ये थे कि इसमें जो है ना वो इस्लाम के रोल को इकबाल ने बताया कि इस्लाम का रोल मुसलमानों के अंदर क्या क्या वो कितना अहम है। दूसरी बात ये की कि इस्लाम और इंडियन मुस्लिम्स के बारे में उसमें बात की। सबसे अहम जो बात यार मैं आपसे लाजमी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा वो ये था कि जब इकबाल ने आइडिया पेश किया मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ का, उसके अंदर ना ही बंगाल था ना ही कश्मीर था। आप ये पढ़े ना, ये क्या लिखा है इकबाल ने, आई वुड लाइक टू सी द पंजाब NWFP सिंध एंड बलूचिस्तान मर्ज इनटू अ सिंगल स्टेट, सो ही नाइदर इंक्लूड कश्मीर नॉर बंगाल, राइट। सो मतलब एक पॉइंट दिया जाता है जनाब कि बंगाल तो कभी हमारा पार्ट था ही नहीं ना। जब हमने पाकिस्तान के बारे में सोचा तो तब भी हमने बंगाल के बारे में तो सोचा ही नहीं था। सो बहरहाल आगे हम आगे चलते हैं। तो हिंदू रिएक्शन बहरहाल ये था कि इसके खिलाफ काफ़ी सीरियस रिएक्शन दिया था हिंदुओं ने। एग्जाम के इलाहाबाद एड्रेस के उन्होंने बताया था, बड़ी मतलब अजीब किस्म की बात की थी कि इकबाल वांटेड टू स्नैच द कंट्री ऑफ द हिंदूज फ्रॉम देम एंड गिव इट टू द मुस्लिम्स, ये उन्होंने बात की थी। तो तब एक और रिएक्शन जो था ना वो मतलब बड़ा अजीब किस्म का रिएक्शन था, और ये था कि इकबाल एंड हिज कंपेनियंस आर स्टिल ड्रीमिंग ऑफ दैट पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ द मुस्लिम्स, बट ही हैज़ फॉरगॉटन दैट थिंग्स have changed, and even those people are no longer in a position to establish a Mughal or Pathan empire in India. और मुसलमानों को एक हिसाब का यहाँ से प्रपोजल मिला था कि वो इलाके जो मुसलमान के मेजॉरिटी एरियाज़ है वहाँ पे हमने किस तरह से अपनी रिट को कायम करना है,
मतलब वहाँ से हमने किस तरह से अपनी गवर्निंग सिस्टम को वहाँ पे लाना है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि इकबाल का आइडिया और उसका मुस्लिम स्टेट्स का आइडिया। अब मैं आगे आता हूँ पॉइंट पे कि अच्छा ये यार ये एमसीक्यूज़ के हवाले से अहम है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी ना वो कब हुई थी, उसमें 1930 में थी, सेकंड हुई थी 1931 में, थर्ड हुई थी 1932 में। आपको अच्छे से पता है कि इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ही चौधरी रहमत अली ने नाउ एंड नेवर के नाम से एक प्रेम्बल जारी किया था, जिसमें उन्होंने पम्फलेट जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था जिस नाउ एंड नेवर के नाम से एक पम्फलेट जारी किया था, इसका प्रेम्बल था नाउ एंड नेवर, और उसमें उन्होंने बताया था कि बी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, के फॉर कश्मीर और आई वॉल रखा गया था, और एस फॉर सिंध एंड टान फॉर बलोचिस्तान। इस तरह उन्होंने मतलब देखो कि बंगाल इसमें भी शामिल नहीं है ठीक है, सो बंगाल तो शुरू से हमारे साथ था ही नहीं। अच्छा जी, अब हम आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के ऊपर जो 1935 में है। आपने इसका नाम यकीनन बहुत बार सुना होना है, क्योंकि 1935 का जो एक्ट था ना वो पाकिस्तान बनने के बाद वही एक्ट 10 साल तक, और वही एक्ट काफ़ी साल तक पाकिस्तान में रहा था, राइट। सो इसका बैकग्राउंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखते हैं इसका बैकग्राउंड। वो बैकग्राउंड वही था यार, इस पर बार बार रिपीट करने की क्या जरूरत है कि 1919 में मोंटेगो चैप्टर रिफॉर्म्स है, 1927 के अंदर साइमन कमीशन आया और फिर उसने एग्जामिन किया कि क्या क्या रिफॉर्म्स करनी चाहिए, और फिर रिफॉर्म्स करके जो नया एक्ट बनाया गया ना तो वो था 1935 का एक्ट, ठीक है। और ये इसमें बताया कि इसके सारा उसका बैकग्राउंड है, आपको अच्छे से पता है कि वो इसमें नेहरू रिपोर्ट आती है, कायद के 14 पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। 1929 देखो ये एक टाइम पीरियड देखो, नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में, जिना के 14 पॉइंट्स आते हैं 1929 में, और जो साइमन रिपोर्ट आती है ना वो आती है 1930 में, राइट। और जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती हैं वो 1930 से लेकर 1932 तक होती हैं, ठीक है, जिसमें और फिर उसके बाद 1935 में इंडियन एक्ट आता है। अब मैं कुछ अहम बातें आपको बताता हूँ कि 1919 का जो एक्ट था ना उसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर ये सीन था कि भाई उसमें 144 मेंबर थे, 145 मेंबर थे सॉरी लोअर हाउस के, और 60 मेंबर्स थे किसके, अपर हाउस के। तो हुआ ये कि 1935 एक्ट में उन्होंने क्या किया कि जनाब जो फेडरल असम्बली है उसके मेंबर्स कर दिए गए 375, जिसमें से आगे 375 में से मजीद 2 डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि एक ब्रिटिश इंडिया के होंगे और एक प्रिंसली स्टेट्स के भी नुमाइंदे होंगे वहाँ पर, राइट। अच्छा, दूसरी तरफ ये किया गया जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ना उसके मेंबर बढ़ा के कितने कर दिए गए, पहले 60 थे, आप कितने कर दिए गए, 260 कर दिए गए, जिसमें से प्रिंसली स्टेट्स अगेन और ब्रिटिश इंडियन जो थे वो भी इसमें ऐड किए गए। सो द पावर टू मेक लॉज ऑन रेजिडुअल सब्जेक्ट वर गिवन टू वाइसरॉय। अच्छा, बाकी जितनी भी रेजिडुअल पावर बच जाएंगी उनको वाइसरॉय खुद डील करेगा, राइट। अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के अंदर है। तो आपको अच्छे से याद होगा कि 1919 से के एक्ट के अंदर ये हुआ था कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट जो है ना वो ट्रांसफर कर दी जाएंगे, याद आ रहा है, ट्रांसफर कर दी जाएंगे, जिसको गवर्नर और मिनिस्टर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, और जो रिजर्व सब्जेक्ट होंगे उसको भी गवर्नर और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो एडमिनिस्ट्रेट करेगी, ठीक है। अब अच्छा ये वाला पॉइंट कितना अहम है कि सेंटर कुड नॉट इंटरफेयर इन द लॉज मेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी, राइट। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई इसके अंदर, और ऑल्सो NWFP एंड सिंध को अलग से प्रोविंस बनाया गया, न्यू प्रोविंस बना दी गया। और बाकी पॉइंट्स के कुछ ये थे कि इस्टेब्लिशमेंट किए थे फेडरल कोर्ट्स का, इस्टेब्लिशमेंट किया थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और सफरेज वाद एक्सटेंड कर दिया गया मोर देन 30 मिलियन पीपल। उसके बाद जनाब होते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद जो है वो हमारे सामने एक पार्टी निकल के आती है जो कि प्रोविंसेस के अंदर बिल्कुल जीत जाती है। 1937 के अंदर जो इलेक्शन होता है उसमें वो जीत जाती है, और इस पार्टी का नाम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हमने देखा कि जिन जिन प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शन होते हैं ये वो सारे प्रोविंसेस जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है। मैंने मैप के अंदर सारे हाईलाइट किए हैं कहाँ कहाँ पे, जल्दी से मुझे बता दें जनाब। NWFP में पंजाब में, सिंध में, बॉम्बे में, मद्रास में, यूपी में, CP में, उड़ीसा में, बंगाल में, बिहार में, आसाम में, और बाकी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर इलेक्शन होते हैं जिसके अंदर मेजोरिटी सीट होती है ना वो कांग्रेस जीत जाती है। और कांग्रेस जब जीत जाती है, जिस हमने बताया था 1935 का जो एक्ट आया था उसमें था कि मुकम्मल तौर पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी एंड सेंटर कुड नॉट इंटरफेयर इन द प्रोविंसेस को मुकम्मल तौर पे ऑटोनॉमी दी जाएगी, एंड सेंटर कुड नॉट इंटरफेयर इन द लॉज मेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, राइट। सो हुआ ये कि यहाँ पे अपनी अपनी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देके यहाँ पे तमाम जगहों पे एक कांग्रेस राज कायम कर दिया गया, राइट। सो इसको जानना बहुत अहम है। सो एन एस्टिमेटेड ऑफ 30 मिलियन पर्सन हैड बीन इनफ्रेंचाइज्ड इन दिस इलेक्शन। 30 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सो रिजल्ट ये है कि जनाब कांग्रेस ने 716 जीतें जीत ली 1585 में से, और मेजोरिटी तकरीबन तमाम प्रोविंसेस के अंदर मेजोरिटी से सीट ले ली। सो अपना उन्होंने एक राज बनाया। अब ये देखें जनाब कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एक्ट ऑफ 1935 गवर्नर्स हैड द स्पेशल पावर्स। अभी हमने पढ़ा कि गवर्नर को स्पेशल पावर दी गया था। अभी हमने पढ़ा कि जनाब गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई थी टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, राइट। बट द वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिनलिथम
उसका जो लेकिन जो वाइसरॉय था उस वक्त का इंडिया में मेड अश्योरेंस दैट द गवर्नर्स वुड नॉट इंटरफेयर इन द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द प्रोविंसेस। अच्छा होता ही है कि जो कांग्रेस है ना वो मेजोरिटी से जीत जाती है। इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है ना आपके जानने के लिए वो है मुस्लिम एक्सप्लॉयटेशन का। अबे मुस्लिम एक्सप्लॉयटेशन किस तरह से होती है? सबसे पहले होता है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम में दो काम वो करते हैं। सबसे पहले ये कि वो एक अपना जो इंडिया का आज का अगर आप फ्लैग देखेंगे, ये ज़रा फ्लैग देखेंगे, ये इंडिया का फ्लैग है। अच्छा जी, ये आप इंडिया का फ्लैग देख रहे हैं, ये जो फ्लैग है ना यही फ्लैग हर जगह पे लगाया गया। मतलब आज का थोड़ा सा मॉडर्न कर लिए, थोड़ी बहुत चेंजेस आ गए, लेकिन मतलब इसी तरह का दिखता था। So after coming to power, the Congress declared the tricolor flag as the national flag, उसको नेशनल फ्लैग बना दी गया। और दूसरा जो वंदे मातरम है ना उसको अपना नेशनल एंथम बना दिया गया। अच्छा, वंदे मातरम की थोड़ी सी कहानी अगर आप जान लेना तो बहुत अहम है भाई। ये कहानी उसकी ये है कि वंदे मातरम लिखने वाला जो राइटर है ना उसका नाम था आनंद मैथ, ठीक है। वो एक बंगाली राइटर था और वह हिंदू था। हुआ ये था कि उसने वो एक कैरेक्टर पेश किया था ना उस अपने हीरो के अंदर, जो नॉवल का हीरो होता है ना उसमें एक ऐसी आर्मी खड़ी करता है वो मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें वो प्रोपेगेंडा करते हैं आपस में और फिर वो मुसलमानों को हरा देते हैं। और तब एक इमोशनल सॉन्ग लगाया जाता है जिसे बोलते हैं वंदे मातरम, ठीक है। और ये वंदे मातरम को उन्होंने नेशनल एंथम बना दिया। इस पे मुसलमानों को अच्छा खासा इख्तलाफ था कि भाई ये तो प्रेजेंट कर रहा है आपकी डोमिनियंस को, जबकि आपने कहा था कि हम इसको सेकुलर स्टेट बनाएंगे, लेकिन जो आपने एंथम रखा है, अपना जो नेशनल एंथम बनाया है वो तो मुसलमान के खिलाफ है, राइट। सो ये मुसलमान का इस पर अच्छा खासा मतलब बुरा रिएक्शन था। अच्छा, एक था वर्धा एजुकेशन स्कीम। वर्धा एजुकेशन स्कीम क्या थी ये भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, 1937 के अंदर ये होता है कि वर्धा एजुकेशन रिपोर्ट जो है ना वो सॉट टू रेज फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द मुस्लिम इंपॉर्टेंस ऑफ लव ऑफ द रिलीजन, कल्चर एंड ट्रेडिशन, सोशल वैल्यूज। यार ये याद रखिएगा कि इस तरह की एजुकेशनल स्कीम इंट्रोड्यूस करवाएगी मुसलमानों के दरमियान जिसमें वो अपने कल्चर को नहीं बल्कि वो इंडियन कल्चर को पढ़ रहे हैं, जिसमें वो इंडियन रिलीजन को पढ़ रहे हैं, इंडियन उनकी सोशल वैल्यूज़ को पढ़ रहे हैं, उनके फिलोसफर्स को पढ़ रहे हैं, और वो अपनी जो ट्रेडिशंस है ना मुसलमानों के उसको वो नहीं पढ़ रहे, राइट। सो मैंने आपको स्टार्ट में याद है पहली वाली वीडियो में आपको बताया था कि महमूद गजनी ने जब हमला किया इंडिया के ऊपर तो हमारे लिए वो हीरो है, लेकिन उनके लिए वो हीरो नहीं है, राइट। सो उनके लिए वो उसने यहाँ की सारी जो दौलत थी ना वो प्लेंडर की, राइट। सो आपको ये समझना चाहिए कि एक का हीरो दूसरे के लिए हीरो नहीं होता। सो अगर वो पढ़ा रहे हैं अपने हीरोज़ को, डेफिनेटली वो मुसलमानों के लिए तो हीरो नहीं है। तो देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, जो कि हिंदूज शायद कभी नहीं समझ पाए। सो फर्स्टली द नेम वाज अच्छा, दूसरी ये अहम बात थी वो ये था कि विद्या मंदिर स्कीम। विद्या मंदिर स्कीम ये था कि जब भी मुसलमान यानी कि मुसलमान है या चाहे वो हिंदू है, कोई भी बच्चा जब स्कूल के अंदर एंटर हो रहा है तो वो जनाब एक तो वो घंटी बजा के एंटर होगा, जिसे वो टल्ली बोलते हैं, ठीक है। वो घंटी बजा के एक तो एंटर होगा। दूसरी बात ये थी जब भी वो एंटर होगा एक तो वो घंटी बजा के एंटर होगा, इस तरह वो हिंदू करते हैं। और दूसरा एक कि मंदिर के अंदर जो है ना वो पढ़ाई दी जाए। जब मंदिर के अंदर जिस तरह हमारे यहाँ मदरसों के अंदर तालीम दी जाती थी, वहाँ उस तरह वो मंदिर के अंदर तालीम दे रहे थे। दैट वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल बाय द मुस्लिम्स, राइट। सो फर्स्टली द नेम वाज अनएक्सेप्टेबल कि भाई ये एक विद्या मंदिर स्कीम है, इसके अंदर मंदिर का लफ्ज़ आ रहा है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है उनके कल्चर को। दैट वाज नॉट आवर कल्चर। Secondly, the Muslims rejected it because all members of this committee were non-Muslim. So its main purpose was to introduce a culture, glory, civilization and religion of Hindus among Muslims, right? सो मुसलमानों का रिएक्शन इसके खिलाफ अच्छा खासा था, पॉलिटिकल भी था, नॉन पॉलिटिकल भी था, रिलीजियस भी था, अच्छा खासा। तीसरी बात सबसे अहम थी मुसलमानों को जिस पे इख्तलाफ था वो था कि उर्दू लैंग्वेज को ख़त्म कर रहे हैं। और हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान में मतलब इस तरह कहा जाता था कि सुभाष चंद्र बोस स्पेशली ये कहते थे कि जनाब जो हिंदू है ना वो अगर हिंदुस्तान में हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए, उर्दू कहाँ से आ गई है, राइट। So president of that time Subhash Chandra Bose reiterating that only Hindi could become the common language। वैसे मैं अगर सच बताऊं तो मैं सुभाष चंद्र बोस की बहुत इज्जत करता हूं यार। मतलब अगर आप रेस्टोरेंट होकर सोचो ना, अगर कभी इसकी बायोग्राफी मैं अब यहाँ तो नहीं बता रहा डेफिनेटली, लेकिन कभी इसकी बायोग्राफी आप पढ़िएगा सुभाष चंद्र बोस की, कमाल की बायोग्राफी है, बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन है। एक इसकी और एक आप पढ़िएगा अम्बेडकर की, डॉक्टर अम्बेडकर की। मतलब दे वर हाईली इंटेलिजेंट पर्सन यार। अच्छा, अब मुस्लिम रिएक्शंस की बात करते हैं। मुस्लिम का रिएक्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा था। और मतलब ये लियाकत अली खान ने बोला था कि हमने अरब छोड़ा, हमने टर्की लैंग्वेज छोड़ी, हमने अरब छोड़ा, हमने टर्किश कल्चर छोड़ा, हमने पर्शियन कल्चर छोड़ा, अब हम अपनी लैंग्वेज भी छोड़ दें भाई। हम आपके लिए क्या क्या कुर्बान करें, आप एक भी चीज़ कुर्बान करने को तैयार नहीं हो। तो जनाब इसके बाद आती है पीरपुर रिपोर्ट। ये बहुत अहम है, यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई यार। पीरपुर रिपोर्ट आई थी 1938 में, आप इसको लिख लें यहाँ पे, ठीक है।
तो इस रिपोर्ट में बताया गया था कि किस किस जगहों से मुसलमानों को एक्सपर्ट किया गया है बाय हिंदूज, राइट। अच्छा, 2 साल 1937 से लेकर 1939 तक जो है ना सिर्फ रियासत कायम रही थी, जिसे हम कांग्रेस राज कहते हैं। बहरहाल जब इन्होंने अपनी राज को ख़त्म किया ना, तो कायद आज़म ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का ऐलान किया। तो कायद आज़म ने डे ऑफ डिलीवरेंस मनाने का ऐलान किया। बहुत अहम MCQ कब कहा था, ऐलान किया था, वो किया था 22 अक्टूबर 1939 के अंदर। ये डेट्स बहुत अहम याद है। 1938 में पीपल रिपोर्ट, 1939 में डे ऑफ डिलीवरेंस, राइट। सो ये आया था। अच्छा, उसके बाद आती है 1940 के अंदर क्या, लाहौर रेजोल्यूशन, सही है। अब डेट्स जो होती है ना, डेट्स को आपने सीक्वेंस से याद रखना है। कभी आपका जैसे आपका सीक्वेंस आउट हो जाएगा ना, तो आपको भूल जाएंगे, राइट। तो अब हम आते हैं लाहौर रेजोल्यूशन की तरफ। लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में शायद मुझे ऐसा कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, आपको चंद एक बातें इसमें याद रखनी है। हाँ यार, मैं इसका ये वाला पार्ट लाजमी शेयर करना चाहूँगा जो कि कायद आज़म ने एड्रेस किया था अपने प्रेसिडेंशियल उस एड्रेस के अंदर, तो मैं लाजमी पढ़ना चाहूँगा। आप इसके सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। अच्छा, इसे ना आप इस पैराग्राफ को ना आप कहीं पे भी कोट कर सकते हैं कायद आज़म के, जहाँ पे सवाल है, जहाँ पे 2 नेशन थ्योरी की बात कीजिए, मतलब आप इसको हर जगह पे कोट कर सकते हैं। तो कायद आज़म ने बोला, द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स बिलोंग टू 2 डिफरेंट रिलीजियस फिलोसफर्स, social customs and literatures. They belong to 2 different civilizations. Their aspects on life and of life are different, right? It is quite clear that Hindus and Muslims derive their inspiration from different sources of history. They have different heroes. To put together 2 such nations under a single state as one majority area and the other one as minority must lead to conflict for the government, right? तो कहते हैं मुसलमानों के लिए बोला कि दे आर नेशन अकॉर्डिंग टू एनी डेफिनेशन ऑफ अ नेशनहुड, दस दे मस्ट हैव देयर सेपरेट होमलैंड, राइट। सो ये कुछ बात बहुत अहम थी जो कि बात करना लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर बहुत ज़रूरी था। सो होता ही है कि हिंदूज़ का इस पर बहुत सख्त रिएक्शन आता है। सिर्फ हिंदूज़ का नहीं आता, इवन के ब्रिटिशर्स का भी आता है। वो लॉर्ड माउंटबेटन ना, वो इस पर कहता है कि भाई, आई वॉज अ ग्रेट बिलीवर इन अ यूनिफाइड इंडिया। आई थॉट दैट द ग्रेटर सिंगल लेगेसी वी कुड लीव द इंडियंस वॉज अ यूनिफाइड कंट्री। अच्छा, ये मतलब मैं इसे क्या कहूँ यार, अब कि लेगेसी वो अपनी तरफ से बात करें कि भाई हम जो लेगेसी छोड़ के जाएंगे ना, सबसे बड़ी वो यही होगी कि हमने इंडिया को यूनाइट किया। मतलब क्या मैं कहूँ यार, इंडिया को यूनाइट किया, ओके फाइन भाई। इंडियन 1857 से पहले बहुत अच्छा यूनाइट था, इंडियन बहुत अच्छा यूनाइट था। अगर मतलब रिफ्ट को किसने डाला, कॉमन सेंस की बात है। पंजाबी को हमारे कल्चर में से किसने ख़त्म किया, उर्दू के खिलाफ आवाज़ किसने उठाई, किसने बताया कि जनाब कि इंडियन कल्चर इज़ इन्फीरियर एंड आवर कल्चर इज़ सुपीरियर। और अब ये लेगेसी आप बात करो कि हम लेगेसी छोड़ के जाएंगे, वो यूनाइटेड नहीं होगा। किसने रिफ्ट डाली, किसने हिंदुओं को अलग किया, किसने हिंदुओं को ये रियलाइज़ कराया कि भाई तुम्हारे पर 1000 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने। किसने ये मुसलमानों को रियलाइज़ कराया कि भाई हिंदू हर जगह पे ऑक्यूपाई हैं और तुम्हें किसी जगह पे सीट नहीं देते हैं। And then you are thinking, जनाब, we leave the most important, greater legacy we leave, that the Indians are a unified country. That was totally a bullshit, right? Move next. बहरहाल जी, ये चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी चीज़ों पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया लाहौर रेजोल्यूशन को। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा अहम नहीं कहता क्योंकि दैट वाज आल्सो रिजेक्टेड। और मतलब ये आप पढ़ लीजिएगा इसमें फेल क्यों होता है, उसके रीज़न बता देता हूँ मैं आपको कि इट फेल टू सेटिस्फाई इंडियन नेशनल वेरियस पार्टीज एंड ग्रुप्स हैड ऑब्जेक्शंस टू द प्रपोजल एट डिफरेंट पॉइंट्स। इसके प्रपोजल के 4 पॉइंट सबसे अहम थे। उन्होंने कहा था जैसे ही वर्ल्ड वार 2 खत्म होगी ना, हम आपको कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे। और वर्ल्ड वार 2 कब खत्म हुई थी, 1939 से लेकर 1945 तक वॉर चली थी, राइट। सो कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे देंगे आफ्टर द वॉर। एंड इंडियन यूनियन बना देंगे विद द डोमिनियन स्टेटस वुड बी सेटअप। एक डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, यानी कि ऊपर हम होंगे और नीचे जो है वो इंडियंस होंगे, ये उन्होंने बात की थी। और आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी एस्टैब्लिश की जाएगी, जो मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली होंगे ना, वो प्रोविंसेस की पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से होंगे, राइट। सो इंडिया का जो डिफेंस है और डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन ब्रिटिश हैंड्स एंड द गवर्नमेंट पावर वुड रिमेन इंटैक्ट, राइट। तो ये कुछ बातें थी जिसकी वजह से डेफिनेटली उसमें ना ही मुसलमानों के हक में कोई बात की गई और ना जहाँ इन्होंने, क्योंकि मुसलमान तो 1940 से 1930 से ये आवाज़ लगाना मुसलमान ने स्टार्ट कर दी थी कि जनाब हमें अब अलहदा से मुल्क चाहिए, ठीक है। और इसमें तो कहीं बात नहीं की गई। और दूसरा है कि हिंदू जो बात कर रहे थे ना, हिंदूज कभी भी डोमिनियन स्टेटस तो नहीं चाहते थे और वो हर चीज़ अपने पास चाहते थे, वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते थे, जबकि यहाँ पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं की गई। तो इसीलिए उन्होंने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो मुस्लिम लीग का भी रिएक्शन उसने क्रिटिसाइज़ किया, मुस्लिम लीग ने भी और हिंदूज ने भी रिजेक्ट। अच्छा, इसको याद रखिएगा, सीआर फार्मूला कब आया था, 1944 में आया था और इसमें राजगोपाल आचार्य फार्मूला बेसिकली इसको बोला जाता है। अच्छा, 2 नेशन थ्योरी है वो हमने मतलब अब डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ ली है।
हम जो अहम बात करेंगे ना अब वो हम करेंगे कैबिनेट मिशन प्लान की, और कैबिनेट मिशन प्लान की हम उसके कैबिनेट मिशन प्लान से हम एक दफ़ा देख लेते हैं वेवल प्लान को, जो कि 1945 में आया था। आपने याद रखना डेट को तरतीब से, 1942 में क्या आया था, क्रिप्स मिशन, उसके बाद 1945 में क्या आया, वेवल प्लान। और वेवल प्लान में क्या बात की गई जनाब, ये पॉइंट्स जो थे ना उन्होंने डिस्कस किए, इसमें से 4 पॉइंट बहुत अहम है। सबसे पहले ये था कि एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ ऑल मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है ना वो टू बी द इंडियंस, ना ही गवर्नर जनरल और ना ही जो हमारा कमांडर इन चीफ होगा, आर्मी चीफ जो होगा वो यानी कि वो ब्रिटिशर्स होंगे, बाकी सारे इंडियंस होंगे। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स जो है ना वो ट्रांसफर कर दिएंगे फ्रॉम द गवर्नर जनरल टू द इंडियन मेंबर। फॉरेन अफेयर आप खुद डील करें, वेवल प्लान में उन्होंने ये रिकमेंड किया। और हिंदू और मुस्लिम जो है ना वुड हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी हर जगह पे, यानी कि फिर मुसलमानों के जो सेपरेट कंट्री की बात करते हैं वो इसमें इग्नोर थी। अच्छा, गवर्नर जनरल वुड वीटो कर देगा ऑन द वुड वीटो ऑन दी एडवाइस ऑफ मिनिस्टर, यानी किसी भी बात को गवर्नर जनरल को लाम में दूध दिखता रहा था, किसी भी बात पे वो मिनिस्टर्स की वो उसको वीटो कर सकते हैं। और आप देखिए कि 1935 के बाद जो पाकिस्तान बनता है 1947 में, उसमें 1935 का एक्ट ही तो चल रहा था जिसमें गवर्नर जनरल के पास लामहदूद इख्तियारात थे, जिसका उसने बेजा और गलत इस्तेमाल किया, इंतहाई गलत इस्तेमाल किया, गलत नहीं इंतहाई गलत इस्तेमाल किया। और हम आते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के ऊपर 1946 में, और कैबिनेट मिशन प्लान है 1946 में। इसका थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड, अच्छा इसमें आप थोड़ी सी चीज़ें देखें। अच्छा, इसमें क्या चीज़ बात की, कैबिनेट मिशन प्लान में जनाब बताया गया कि अनडिवाइडेड इंडिया और नो कि इंडिया को डिवाइड नहीं किया जाएगा, और ना ही कोई सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएंगे। 3 रिकमेंडेशन देंगी। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोविंशियल ग्रुपिंग की। ये देखें जनाब, प्रोविंसेस की ग्रुपिंग कर देगी, और प्रिंसेस की ग्रुपिंग कर देगी ए, बी और सी में। अब आप देख रहे हैं जो पिंक कलर है ना वो ए कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ए कलर में कौन कौन से आ रहे हैं मेरे पास, पिंक में मेरे पास देख लो, उसमें आ रहे हैं यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, मद्रास। और एक दूसरा सेक्शन में आ दिया गया जिसमें पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध और NWFP है। और तीसरे में सिर्फ बंगाल और असम, यानी कि प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट ये था, रिकमेंडेशन थी कि प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, कि भाई प्रिंसली स्टेट जो है वो इतनी ज़्यादा है, 500 से अबव है, उनका क्या करना है। अच्छा, प्रिंसली स्टेट के साथ ये डील किया गया कि उनको चॉइस दे दी गई, या तो वो गवर्नमेंट स्टेट के साथ, गवर्नमेंट ऑफ जो ब्रिटिश है उसके साथ इल्हाक कर लें, ठीक है, या फिर वो इंडियन यूनियन को जो है ना वो ज्वाइन कर लें, या वो इंडिया का पार्ट बन जाए या वो बरतानिया का पार्ट बन जाए। ठीक है, तीसरी बात की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, उसमें प्रोविंशियल असेंबली बना देगी और प्रिंसली स्टेट्स की अलग से असेंबली होगी। ठीक है, ये था हमारे पास कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, और इसमें जो है ना अगेन कहीं पे बात नहीं की गई किस चीज़ की, मतलब कंट्री को डिवाइड करने की कहीं पे बात नहीं की। अच्छा, ये बात आपने लाजमी ध्यान रखनी कि जब कैबिनेट मिशन प्लान आया ना उसमें उसने भरपूर कोशिश की कि जनाब मैं कायद आज़म को किसी तरीके से मना लूँ कि वो इंडिया को यूनाइट ही रखें, लेकिन कायद ने बोला जनाब कैसे, हाउ कैन यू यूनाइट अस। उन्हें कायद ने उसको बैठाया, साथ चाय पिलाई, उसे बताया कि बेटे मेरी बात सुन। उन्होंने कहा Muslims had a different conception of life from the Hindus. They admire different qualities. They have a different culture based on Arabic and Persian instead of Sanskrit. Then how can you make us unite? तो रिजल्ट ये निकला जनाब के रिजल्ट में उन्होंने मेन जो पॉइंट्स थी मैं आपको पहले बता दिए हैं, जो कि दैट वाज टोटली रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग। और फिर आता है उसके बदले में माउंट बैटन प्लान, तो फाइनल प्लान, सबसे अहम प्लान पे हम पहुंच गए। इसके मेन पॉइंट्स क्या थे, ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको एक और नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं 3rd जून प्लान, राइट। सो इसमें सबसे अहम पॉइंट्स क्या थे उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि जनाब पंजाब एंड बंगाल वुड मेट इनटू 2 ग्रुप्स, हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू वोट फॉर पार्टीशन। खुद जो पंजाबी और जो बंगाली है ना खुद पार्टीशन के लिए वोट देंगे, राइट। सो इफ मेजोरिटी ऑफ आइदर ग्रुप वोटेड फॉर पार्टीशन देन दीज प्रोविंसेस वुड बी पार्टीशन। अगर मेजोरिटी ने कहा कि हमें पार्टीशन चाहिए, वही वांट सेपरेट कंट्री, तब हम पार्टीशन करेंगे। किसकी, पंजाब की और बंगाल की। ओके, इन केस ऑफ पार्टीशन होती है, अगर पार्टीशन होती है तो 2 डोमेन एंड 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड बी क्रिएटेड, यानी कि यहाँ पे ऐसे ईस्ट और वेस्ट बंगाल था ना यार, तो यहाँ पे भी असेंबली बनाई जाएगी, यहाँ पे भी डेफिनेटली वो दोनों अलग हो जाएंगे। अच्छा, सिंध वुड टेक इट्स ऑन डिसीजन, सिंध अपना डिसीजन खुद ले। दूसरी बात की कि भाई सिंध अपना डिसीजन खुद ले। तीसरी बात की कि जनाब प्लेबिसाइट करवाया जाएगा NWFP में और बंगाल के अंदर अपनी फेट का डिसाइड। तीसरी बात ये की गई कि भाई NWFP में और बंगाल में प्लेबिसाइट करवाया जाएगा और अपनी जो किस्मत का फैसला है वो खुद करेंगे। चौथी बात ये की गई जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको चॉइस दी गई, चाहे तो वो इंडिया के साथ मिले चाहे वो पाकिस्तान के साथ। और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ादी दे देंगे, राइट। सो अ बाउंड्री कमीशन वुड बी सेटअप फॉर
इफेक्टिव पार्टीशन। बाउंड्री कमीशन बनाया गया जिसमें वो बाउंड्री को डिसाइड करे कि कौन सी बाउंड्री पाकिस्तान के पास जाएगी, कौन सी बाउंड्री इंडिया के पास जाएगी। अच्छा, यहाँ पे बाउंड्री कमीशन बना दी गया। अच्छा यार, अगर हम पार्टीशन की बात करें ना तो आप हैरान रह जाएंगे सुन के कि पंजाब को इस तरह से डिवाइड किया गया कि जो इलाके, जो बड़े कीमती इलाके थे, वो पंजाब से निकाल दिए गए। जिसमें सबसे बड़ी अहम जो वजह थी ना वो सिख था। सिखों ने कहा नहीं भाई हमें पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना। आज अगर वो जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, अगर वो कल वो हमारी बात मान चुके होते तो शायद आज उन्हें कुछ थोड़ी बहुत आज़ादी मिल चुकी होती। और हाल वो वैसे अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकल लिहाज से तो पाकिस्तान से ज़्यादा खुश हैं। इंडिया तो बहुत बेहतर है हमारे से। बहरहाल ऑल्सो डायरेक्टली फॉरवर्डेड कलकत्ता टू इंडिया on the basis of its non-Muslim majority, but at the same time ignored the Muslim majority of मुर्शिदाबाद। यानी कि मुर्शिदाबाद के जितने भी इलाके थे, और सॉरी जो मेजोरिटी मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था, अगर वो तो फिर मुसलमानों के पास आना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं आया। ओके, अ स्मॉलर इनजस्टिस पंजाब के साथ भी की। स्मॉलर तो नहीं मैं कहूँगा, हम मतलब बहुत बड़ी जस्टिस की गई, इनजस्टिस की गई। जिसमें सबसे पहले जो गुरदासपुर का इलाका था, जो फिरोजपुर का इलाका था, जो जलंधर का इलाका था और जो अम्बाला का इलाका था, वो सारे पंजाब से उठा के दे दिए गए इंडिया को। इंडियन पंजाब में डाल दिए गए, राइट। सो इसके ऊपर उन्होंने बोला था सर गुलाम हुसैन ने कि जनाब द मुस्लिम्स वर बीइंग ऑफर्ड बाय क्रिपल पाकिस्तान एंड दैट द जियोग्राफिकल बेस्ट एंड द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स हैड बीन रोब्ड फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, ये उन्होंने बड़ी बात की। तो मुसलमानों के रिएक्शन बेचारों का मतलब यही था कि जनाब के अल्लाह पर भरोसा रखो, जो हमेशा से रहा है। डेफिनेटली यार, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे ना, उनके पास इतनी पावर थी, बहरहाल जो मिला उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि भाई ओके सो, क्योंकि हमें हुकूमत मिल गई ना, हमें बस हुकूमत चलाए। ठीक है, ये उनका मेन पर्पस था। अच्छा, मैंने अब आपको बता दी जनाब के गुरदासपुर का इलाका, ये अपने इलाके याद रखें, गुरदासपुर का, फिरोजपुर का, जलंधर का और अम्बाला का इलाका। ये देखें यहाँ पे अगर मैप पे नज़र आ रहा हो ना, तो ये है फिरोजपुर से आके ये फिरोजपुर का इलाका, ये ज़ीरा का इलाका जहाँ सतलुज जिक्र कर रहे हैं, ज़ीरा का इलाका यहाँ पर है, और ये सतलुज है। ये सतलुज वाला इलाका भी जो है ना सारा इंडिया के पास है, और ये कसूर के साथ बेसिकली यहाँ सतलुज निकलता है। और फिरोजपुर और ज़ीरा के बारे में कहा जाता है कि ऑन 11 अगस्त 1947 में चौधरी मोहम्मद अली saw a map which showed Gurdaspur as a part of India, but Firozpur and Zira still the part of Pakistan. तो नेहरू ने put pressure on Mountbatten to have this award withdrawn, and the injustice to Pakistan was done. And with this loss, Pakistan lost the control of its river. अब आपने देखा ये सतलुज का इलाका किसके पास आ रहा है। तो जो क्रिस्टोफर साहब है जो कि प्राइवेट सेक्रेटरी थे रेडक्लिफ के, उन्होंने ये जनाब 1992 के अंदर स्टेटमेंट इशू की, जिसमें उन्होंने बोला कि आई हैड ऑल्टर्ड द अवार्ड्स ऑफ फिरोजपुर एंड ज़ीरा एट द लास्ट मोमेंट एट द बिहेस्ट ऑफ माउंटबैटन। हिज कन्फेशन कन्फर्म दैट द रेडक्लिफ अवार्ड्स वर टोटली अनफेयर। एंडिंग तो सर हमारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो हमें मिला हमने उसकी भी तो कदर नहीं की। आज जो कश्मीर हमारे पास है, आज जो पंजाब हमारे पास है, आज जो बलूचिस्तान और जो सिंध का इलाका हमारे पास है, हमने कितनी की कदर कर ली है उसकी, सवाल ये पता होता है। ठीक है, तो जो चीज़ हमारे पास है हमने उसकी भी कदर नहीं की, उसको भी हमने डबो दिया। आज बलूचिस्तान अपनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लिए जद्दोजहद कर रहा है। आज कश्मीर वो चाहता है कि भाई मैं इंडिया से साथ मिल जाऊँ। वहाँ पे जो लोग रहे ना वो हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो सिंधी लोग हैं जो कराची में बेचारे रहते हैं, अच्छी खासी बॉम्बिंग का सामना करते हैं यार। वो हमारे जो NWFP के लोग हैं, देखो तो सही उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही हैं। तो जो हमारे पास है ना यार, हम उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। तो बात यह है कि हमें और इलाके चाहिए, वी वांट द होल कश्मीर, लेकिन हमारे पास जो कश्मीर है ना उसकी हमने ऐसी मिसाल कायम की हुई है पूरी दुनिया के अंदर कि उसकी कहीं मिसाल देने के काबिल नहीं है। सो कुछ बातें हैं सीखने वाली, कुछ तल्ख हकीकतें हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। देखिए गुस्सा तो हमें बहुत है, हम पाकिस्तान की यूथ हैं, आप और मैं, और हम पाकिस्तान का फ्यूचर है। हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें कोई राइट नहीं दिया जाता। क्या हमारे पास इतना भी राइट नहीं है कि हम इस मुल्क में जो सही हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसमें पहचान करके बोल सकें यार कि यार दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। जो इंडिया अपने लोगों के साथ कर रहा है ना वो बिल्कुल राइट है। उनको अब देखो तो सही कश्मीर में जाके कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अब देखो तो सही जाके हमारे कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हुई है। अब देखो तो सही जाके यार हमारे गिलगित में कितनी डेवलपमेंट हुई है, राइट। सो कुछ चीज़ें हैं जिन पे बहुत बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं कि चीज़ें क्यों ऐसी। तो बहरहाल जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ देखी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये हिस्ट्री की बुक्स है जहाँ से मैंने तमाम नॉलेज जो है ना वो लिया हुआ है। एक है फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस की, एक है द इंडस सागा एतजाज हसन की, और द आइडिया ऑफ पाकिस्तान स्टीफन कोहेन की, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान है के अजीज़ की, और कंजाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है अहमद काज़मी की, और हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान ये है SM इकराम साहब की। ठीक है, तो ये वो किताबें जो आपने रेफरेंस के तौर पे हिस्ट्री में इस्तेमाल करनी है।